बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कहाँ आके रुके थे रास्ते और इसकी राइटर है हिना मलिक। जो लोग मेरे चैनल पर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। चंद रोज़ कबल तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि वक्त यूँ करवट लेगा कि बरसों के फैसले लम्हों में बदल जाएंगे। इन 4 दिनों में वो इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी खुश्क हो गए थे। बुआ बेगम ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, मगर हलक से नीचे कुछ उतरता ही ना था। खाला की जुदाई का गम और ऊपर से वलीद अहमद नाम की तलवार जो सर पर लटक रही थी। जब भी उसे सामना होता वो लरस कर सर झुका देती। अगरचे ज़बान से उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी निगाहों का सर्द सा तासुर रीढ़ की हड्डी में भी सनसनाहट पैदा करने को काफ़ी था। ताज़ियत के लिए आने वाले जा चुके थे। सबसे आखिर में जाने वालों में बुआ बेगम भी शामिल थीं। मेरी बहू पूरे दिन से है, मैं रुक नहीं सकती, अब तुम उठो और अपना घर संभालो। रोने से अगर जाने वाले वापस लौट आते तो यहाँ हर दूसरा शख्स तुमको रोता हुआ मिलता। उसकी भराई आंखों को देखते हुए बुआ बेगम ने कहा, बुआ मुझे डर लग रहा है। लरसती आवाज़ में दिल का खदशा जुबान पर आ गया। लो भला, डरने की क्या ज़रूरत है? ये लंबा चौड़ा गबरू जवान है तुम्हारे पास, फिर काहे का डर? बुआ ने चिमकारा तो वो दिल महसूस कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि दरअसल इसी लंबे चौड़े गबरू जवान से ही तो डर लग रहा था। चले बुआ, टैक्सी आ गई है। वलीद अहमद की सर सी आवाज़ समातों में पड़ी तो उसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा। पूरी तरह से वो बुआ की तरफ मुतवज्जा था। चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। शहज़ीन अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। उसका ख्याल रखना है बेटे, अभी बच्ची है ना, बहुत घबरा रही है। शहज़ीन से मिलने के बाद वो वलीद से मुखातिब हूँ, बच्ची है तो क्या सर पर उठा कर रखें? तलखी से सोचते हुए सर झटका। औरत तो प्यार के 2 मीठे बोलों से ही मोह हो जाती है। ज़रा अपने गुस्से और लहजे पर काबू रखना। बच्ची बेचारी का डर डर कर बुरा हाल है। बुआ उसकी हमराही में चलते हुए समझा रही थी और वो बुरे बुरे मुंह बनाता सुनने पर मजबूर था। बुआ ढेरों नसीहतों के बाद स्टेशन रवाना हो गई। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख तो लगी होगी, फिर भी तुम इसरार करके खिला देना। टैक्सी में बैठते बैठते आखिरी नसीहत की थी, दरवाज़ा बंद कर लो। सर सा लहजा समातों को ठठरा गया। उससे पहले कि वो कुछ कहती वलीद बाहर की तरफ जा चुका था। उसने थक कर आंखें मूंद दी। तकदीर ने किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वो तो वलीद अहमद के साय से भी घबराती थी, कुजा उम्र भर का साथ। वो जितना सोचती परेशानी बढ़ती जाती। खाला की अचानक वफात ने ज़िंदगी में एक खला पैदा कर दिया था जो शायद कभी भी ना भर पाता। खाला ही उसकी सब कुछ थी, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। उसे याद था वो दिन जब पहली बार खाला के साथ इस घर में आई थी। अम्मी बाबा हज करने गए थे। शहज़ीन का वीज़ा बर वक्त न लग सकने की वजह से अम्मी ने उसे खाला के हाथ छोड़ दिया। तब वो 7 बरस की थी। अम्मी, ये गुड़िया है। 9 साला हारिस ने छूटते ही तस्दीक की थी। वो शहज़ीन को पूरे 3 बरस के बाद देख रहा था, इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। जी बेटा, ये गुड़िया है, वही सरमई आंखों और सुनहरी बालों वाली। खाला के प्यार से बेटे की तरफ देखा जो अब बड़े जोर से शहज़ीन को देख रहा था। बड़ी बड़ी सरमई आंखों को पटपटाती वो वाकई गुड़िया लग रही थी। छोटी सी थी जब 4 साला हारिस ने उसे देखते ही उसका नाम गुड़िया रख दिया था। वो जब भी खाला के घर जाता गुड़िया के साथ ही खेलता रहता। हर वक्त हंसते मुस्कुराते वाली सेहतमंद सी शहज़ीन उसे बहुत अच्छी लगती थी। फिर खाला मुल्तान शिफ्ट हो गई तो वो मुंह बसूल कर रह गया कि अब पहले की तरह हर हफ्ते खाला के घर नहीं जा सकता था। मगर अब जबकि गुड़िया 7 बरस की हो चुकी थी तो वो उसे अपने रूबरू देख रहा था। ये अब हमारे साथ रहेगी? हारिस के पूछने पर नुज़रत ने इस बात में सर हिलाया तो वो खुशी से उछलता शहज़ीन का हाथ थामे अंदर की तरफ दौड़ गया। चाचू, चाचू देखें, गुड़िया अब हमारे साथ रहेगी। खाला किचन में जा चुकी थी जबकि हारिस उसका हाथ थामे वलीद अहमद के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है? ये 7 साला शहज़ीन एहसान की 15 साला वलीद अहमद से पहली मुलाकात थी। वलीद के गड़राने पर वो घबरा कर हारिस के पीछे छुप गई थी। चाचू, गुड़िया डर रही है। शहज़ीन की निस्बत हारिस खासा पुरएतमाद था। दोनों को घूरते हुए वलीद वापस अंदर मुड़ चुका था। खाला, खालू, हारिस सभी बहुत अच्छे थे सवाए वलीद अहमद के, जिसे देखते ही उसकी रूह फना होने लगती थी। एक बार जब वो और हारिस खूब उछल कूद कर रहे थे तब वलीद सख्त गुस्से में अंदर से बरामद हुआ। हारिस तो देखते ही भाग खड़ा हुआ जबकि वो मारे डर के पत्थर की हो गई। क्यों शोर कर रही थी? वलीद ने डांटा तो वो सिसक उठी। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें मारा है क्या? उसका दायां बाजू हाथ थाम कर ज़रा सा झटका तो उसकी सिसकियों में कुछ और इजाफा हो गया, जिस पर वो झुलाता हुआ वापस अंदर चला गया। वो वलीद से इतनी खाइफ हो गई थी कि चाहते हुए भी खाला से उसकी शिकायत न कर पाई थी। उसने कभी भी वलीद को हंसते बोलते नहीं देखा था। वो बहुत संजीदा रहता था, हम वक्त अपने कमरे में घुसा रहता। उसे खाला के यहाँ रहते हुए 1 माह से ऊपर हो गया था। खाला भी अब पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी, हर वक्त चुपके चुपके रोती रहती। कभी रोते रोते शहज़ीन को खींच कर सीने से लगा देती तो वो ऐसे में वो घबरा जाती। खुद को संभालो नुज़रत, देखो बच्ची परेशान हो रही है। खालू ऐसे में खाला को तसल्ली देते।
वो टकर टकर दोनों को देखती जाती। एक बार जब हस्बे मामूल वो हारिस के साथ मिलकर शोर मचा रही थी, जब वहाँ वलीद चलाया। क्या मुसीबत है, ये घर है या चिड़िया घर? 2 घड़ी बंदा सुकून से पढ़ भी नहीं सकता, वो डांट रहा था। शहज़ीन घबरा कर रोने लगी। तभी खाला दौड़ कर आई। कुछ तो शर्म करो वलीद, तुम्हारे दिल में ज़रा रहम नहीं आता, बिन माँ बाप की बच्ची को डांटते हुए। ये कहते ही वो मुंह पर दुपट्टा रख कर रो पड़ी थी। वलीद के चेहरे के तासुरात यकलख बदले थे। वो वापस मुड़ गया। डिंग डोंग डोरबेल की आवाज़ पर उसकी सोचें मुंतशिर हुई थी। वो घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खोला तो वलीद था। सो गई थी क्या? इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ और बिना पूछे दरवाज़ा क्यों खोला? वो गाड़ी से उतरते हुए कहा। अजीब शख्स था वो, दो अलग अलग बातों पर एक ही जुमले में डांट रहा था। वो चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे पीछे चली गई। ये खाना प्लेटों में निकालो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। 2 लिफाफे उसको थमाते हुए वो खुद वाश बेसन की तरफ बढ़ गया था। उसके आने तक शहज़ीन किचन में पड़ी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। तुम कहाँ जा रही हो? वो कुर्सी खींच कर बैठ चुका था। उसे किचन से जाते देख कर घुड़का। मुझे भूख नहीं है। आवाज़ खुद बहुत रोनी सी हो गई थी। बैठो इधर और खाना खाओ। ये इतना सारा खाना मैं अपने लिए नहीं लाया। उसका लहजा इतना सख्त था कि शहज़ीन डर के मारे बैठ तो गई थी, मगर उसके सामने हलक से कुछ नीचे उतर ही ना रहा था। वो बेनियाज बना खाता रहा। एक बार कनखियों से उसकी तरफ देखा, फिर से झटक कर खाने में मसरूफ़ हो गया। अगर जहमत ना हो तो 1 कप चाय मेरे कमरे में दे जाना। और सुनो, खाना खाकर उठते हुए वो बोला, मैं जा रहा हूँ, अब आराम से खाना खा लेना। उसके जाने के बाद ही शहज़ीन की सांसें बहाल हुई थी। इस वक्त उसे शदीद रोना आ रहा था, मगर रोने का प्रोग्राम मुलतवी करके जल्दी जल्दी चाय का पानी दम पर रखा। खाना समेट कर फ्रिज में रख दिया। उसका कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था। 2 कप चाय के बनाए 1 कप लेकर उसके कमरे तक गई। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुल गया था। खामोशी से चाय का कप उसे पकड़ाया और पलट आई। चाय, बिस्किट और सर दर्द की गोली लेकर वो अपने कमरे में आई। तकिए पर सर रखते ही उसके कप से रुके आंसू बह निकले। ये वो वाहिद जगह थी जहाँ वो खुलकर रो सकती थी। उसे खाला के पास रहते हुए 3 माह हो गए थे। अब तो वो अम्मी पापा के लिए उदास हो गई थी। जब भी वो खाला से पूछती तो वो नज़रें चुराने लगती। एक दिन तो वो खूब रोई, जिद की कि उसे हर सूरत अम्मी बाबा के पास जाना है। तब खालू जान ने बड़े प्यार से समझाया कि अम्मी बाबा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। मगर वो मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेने गए हैं और चॉकलेट्स भी। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाई। वो खाला और खालू दोनों के दिल उदास कर देती थी। खालू जान, बाबा ने मुझसे कहा था वो अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो क्या अब वो हमेशा वही रहेंगे? जी मेरी जान, अल्लाह मियाँ को उनसे बहुत प्यार है ना, इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिया है। तो क्या अल्लाह मियाँ को मुझसे प्यार नहीं है? उसने मासूमियत से कहा तो खाला ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। हारिस के स्कूल में ही उसका दाखिला करवा दिया गया। वो हारिस के साथ बहल गई थी। चंद बरस आगे से रख गई। वो अब 12 साल की थी और उसे मालूम हो गया था कि मनासिक हज की अदायगी के दौरान मीना में खैमों में आग लगने से उसके मम्मी बाबा शहीद हो गए थे। वो शुरू से ही कमगो और दबू सी थी। अब भी चुपके चुपके अम्मी बाबा को याद करके रोती रहती। खाला अलबत्ता हरदम उसकी दिलजोई में मसरूफ़ रहती। खालू भी बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। हारिस से तो उसकी हरदम लड़ाई रहती थी। वो बेहद चुलबुला और शरीर था, जानबूझकर उसे सताता रहता। वो खाला से शिकायत करती तो वो ढीठ बनकर हंसता रहता। वलीद अहमद से अलबत्ता वो शुरू दिन से खाइफ थी। वो बहुत खुश्क मिजाज और संजीदा तबीयत का मालिक था। घर के किसी फर्ज से ज़्यादा बात नहीं करता था। हारिस खुद ही ज़बरदस्ती चाचू चाचू करता उसके पीछे पड़ा रहता। शहज़ीन ने नोट किया था वो खालू को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। दोनों भाइयों में उनसियत का कोई रिश्ता ही ना था। खाला का रवैया भी बस लिया दिया सा होता था। ये एकदा बहुत बाद में खुला कि वलीद अहमद और खालू जान शहाब अहमद सगे भाई नहीं थे। शहाब अहमद के वालिद ने वलीद की वालदा से बहुत बाद में शादी की थी। इन दिनों वो बेहद परेशान रहा करते थे। फिर एक रोज़ वो घर आए तो 6 साल वलीद उनके साथ था। उस वक्त शहाब अहमद की शादी को 1 साल का अरसा हुआ था। हारिस पैदा होने वाला था। वलीद की माँ को कैंसर था, जिसकी वजह से वो जानबर ना हो सकी थी। शहाब अहमद की वालदा ने रो पीट कर वलीद अहमद को कबूल तो कर लिया, मगर दिल में जगह न दे सकी। कुछ यही हाल शहाब अहमद का था। नुज़रत को 6 साल वलीद से कोई बर्खास्त न थी, मगर उनके शोहर और सास को अच्छा न लगता था कि वो वलीद का ज़्यादा ख्याल रखे। फिर हारिस पैदा हुआ तो खुद बहुत सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। वलीद 12 बरस का था जब बाप भी चल बसा। वो बिल्कुल तनहा हो गया था। मरते वक्त बाप ने नसीहत की थी कि उसे बहुत सा पढ़ना है, चाहे कैसे भी हालात हों वो पढ़ाई जारी रखेगा। जायदाद भी दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी, जिस पर शहाब अहमद पैचोताब खा कर रह गए, क्योंकि वो समझते थे कि इस बाप की सारी जायदाद पर उनका हक है। वलीद ने के नाम बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट में रकम भी थी, जिसमें हर माह मकबूल मुनाफा मिलता था। वलीद बेहद समझदार लड़का था। वक्त ने उसे बहुत पहले ही बड़ा कर दिया था। वो दिन रात अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। सुतीली माँ के मरने के बाद ही उसे थोड़ा सा सुख मिला, क्योंकि शहाब अहमद का रवैया पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और नुज़रत भी वलीद का ख्याल रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश करती। मगर वलीद के दिल में इस घर के किसी फ़र्द के लिए मोहब्बत न थी, हत्ता कि उसे हारिस भी पसंद न था।
सख्ती और रूखापन उसके मिजाज का हिस्सा बन चुके थे। वो इन दिनों मैट्रिक के इम्तिहानों की तैयारी कर रहा था। जब शहज़ीन यहाँ आई वो अक्सर उसे झिड़क कर रख देता, मगर वो इतनी मासूम थी कि हर बार उसे डांटने के बाद वलीद को अफसोस होने लगता। बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में पानी भर आता तो वो दिल ही दिल में नादम होने लगता। हारिस बहुत हंगामा खेज तबीयत का मालिक था, शहज़ीन को सताता और ऐसे में दोनों की चीखों पुकार पर वलीद सुलग उठता। मेडिकल की टफ पढ़ाई पूरी तवज्जो और यकसुई मांगती है और इस शोरगुल में वो ठीक से पढ़ ना पाता था। वलीद का मेडिकल का आखिरी साल चल रहा था और वो दिन रात एक किए पढ़ने में मसरूफ़ था। शहज़ीन इन दिनों मैट्रिक की तालबा थी। शहज़ी बेटा, ज़रा वलीद के कमरे में जाकर उसकी अलमारी चेक करो। हारिस की नई शर्ट उसके कमरे में तो नहीं रखती। शाम को उसके कॉलेज में पार्टी है और ये लड़का तो मेरी जान को आ जाएगा। नुज़रत काफ़ी देर से हारिस की नई शर्ट तलाश कर रही थी। शहज़ीन तख्त से गाँव तकिए से टेक लगाए डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ़ थी। खाला, आप खुद देख लेना, वलीद चाचू आ गए तो मुझे जान से मार देंगे। अरे कुछ नहीं कहता, तुम जाकर देखो तो सही। मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जा सकती। खाला के कहने पर नाचार उसे उठना पड़ा। डरते डरते वलीद के कदमे में कदम रखा। शुक्र है वो वहाँ नहीं था। वो अलमारी के दोनों पट खोले हारिस की शर्ट तलाश कर रही थी जब वलीद की आवाज़ पर उछल पड़ी। ये क्या हो रहा है? आवाज़ थी कि सूरह इसराफील। हाथ से कपड़े ज़मीन पर छूट कर ज़मीन पर जा गिरे। वो मैं लगा रखी है? तुमने किसी की इजाज़त से मेरी वार्डरोब को हाथ लगाया है? वो खाला ने कहा। बाकी के अल्फाज हलक में ही अटक गए। गेट लॉस्ट। मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में ना आया करे कोई। वो ऐसा ही था, बेमरवत इंसान। वो मुश्किल अपने आंसू पीती बाहर निकल गई। क्या हुआ, मिली शर्ट? खाला ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बाहर लॉन में चली गई। क्या हुआ? मुंह पर बड़ा, बल्कि 13 क्यों बजे हुए हैं? हारिस ने उसकी पोनी खींचते हुए पूछा तो वो बिलबिला उठी। उफ हारिस के बच्चे, बिल्कुल जंगली हो तुम। शहज़ीन ने ज़ोरदार चपत उसके बाजू पर रसीद की तो जवाबन वो हंसने लगा। आज फिर चाचू से डांट पड़ी है। उसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर वो चौंक कर देखने लगी। हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, मानती हो ना हमारी नज़र शनासी को? वो फर्जी कॉलर झाड़ने लगा। शर्ट अप, ये सब भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब? ना मैं तुम्हारी वो मनहूस शर्ट ढूंढने उनके कमरे में जाती और ना मुझे उनकी बातें सुनना पड़ती। कौन सी शर्ट? वही पिंक शर्ट जो आज शाम तुमने पहनी है। अच्छा, वो तो मेरे एक दोस्त ने मांगी थी, उसके पास है, और आज शाम के लिए तो मैं नई शर्ट लेकर आया हूँ, ये देखो। हारिस ने हाथ में पकड़ा शॉपर लहराया तो वो दांत पीस कर रह गई। तुम कभी नहीं सुधरोगे। खाला बेचारी खामखा सुबह से हलकान हुई जा रही हैं। वो हंसता बहुत था, अभी कह के लगाता अंदर की तरफ भर गया। उधर वलीद के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुए। उधर शहाब अहमद हार्ट अटैक के बाद जानवर न हो सके। शहाब अहमद की मौत वलीद को हारिस और नुज़रत के करीब ले आई थी। किसी के कहे बगैर ही वलीद अहमद ने उस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हारिस जिस तरह बेख्तियार होकर वलीद के गले लग कर रोया था, वलीद का दिल भी गुदाज होने लगा। शहज़ीन खुद भी रोती जाती और नुज़रत को दिलासा देने की भी कोशिश करती। रफ्ता रफ्ता सब मामूल पर आ गया। शहाब अहमद एक सरकारी इदारे में ग्रेड 18 के ऑफिसर थे। घर में खुशहाली थी। बाप ने जो जायदाद छोड़ी थी उनमें मकानात, दुकानें और ज़मीनें थी। वलीद के नाम जो मकानात और दुकानें थी उन सब का किराया भी आता था। वलीद की हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। 6000 महाना उसे मिलता था। बैंक से मुनाफा मिलता था। कुल मिलाकर इतना हो जाता था कि घर ठीक ठाक चल रहा था। हारिस को बैरून मुल्क जाकर पढ़ने का शौक था, मगर शहाब अहमद की नागहानी वफात ने सब चकनाचूर कर दिए। हारिस बहुत गुमसुम रहने लगा था। हारिस के शौक को देखते हुए वलीद ने उसको बाहर भेजने का प्रोग्राम बनाया। शहाब अहमद के ऑफिस से मिलने वाली डेथ ग्रांट का पैसा और हारिस के नाम जायदाद के बिकने के बाद इतनी रकम हो गई थी कि न सिर्फ हारिस को अमेरिका भेजा जा सकता बल्कि वहाँ पर एडमिशन भी मिल गया। हारिस ए लेवल्स में आला नंबरों से कामयाब हुआ था। बस एक बार मैं अमेरिका चला जाऊँ, अपनी पढ़ाई का खर्च पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लूँगा। हारिस दिन रात मनसूबे बनाता रहता और शहज़ीन खामोशी से सुनती रहती। हारिस, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मजबूरी है, तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। वो डायलेक्ट मारता तो शहज़ीन उसे कुशन दे मरती। नुज़रत हारिस को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, मगर बेटे के शौक के आगे मजबूर हो गई। वहाँ जाकर खूब पढ़ाई करना और देख वहाँ जाकर किसी मेम शेम के चक्कर में न पड़ जाना। तुझ पर सिर्फ मेरी शहज़ीन का हक है, नुज़रत हारिस से कह रही थी और बाही करी शहज़ीन एक अलग से एहसास से दोचार हुई। हारिस के लिए इस तरह सोचना अजीब लग रहा था। फिर अभी तो वो बहुत छोटी थी, 15-16 बरस की एक नौउम्र लड़की जिसने अभी अभी ख्वाबों की दुनिया में कदम रखा था, जो अभी भी गुड्डे गुड़िया की शादी करने की उम्र से निकली थी और ख़ुद को इस गुड़िया की जगह पर रखकर सोचने लगी थी, अरे अम्मी, मैं कोई पागल हूँ जो अपनी गुड़िया किसी और को दे दूँ? वो हंसा तो शहज़ीन के अंदर हलचल सी मच गई। अरे तुम यहाँ चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही थी? बिल्कुल अचानक वो सर पर आकर बोला तो शहज़ीन चौंक गई। पहली बार उसे हारिस से अजीब सी झिझक महसूस हुई। नहीं तो वह घबरा सी गई तो उसकी कैफियत को महसूस करके हारिस ने जानदार कहकहा लगाया। वो झीम कर भाग गई। हारिस के जाने से पहले नुज़रत ने एक छोटी सी तकरीब में
उसे हारिस के नाम की अंगूठी पहना दी। हल्के फिरोजी और बेबी पिंक कुर्ते पजामे में वो बेहद प्यारी लग रही थी। वलीद ने शायद पहली बार शहजीन को वो से देखा था। कच्ची उम्र का अल्हड़पन और दोशीज़गी उसके हुस्न को मजीद जला बख्श रही थी। वलीद की निगाहें उसकी सभी पेशानी पर दमकते टीके से उलझने लगी। तभी उसने शदोमद से सर झटका था। तकरीब के अख्ताम पर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती शहजीन बुरी तरह उसे टकराई। ग्रिल को थाम न लेता तो वो शहजीन समेत ज़मीन बोस हो चुका होता। क्या वहशत है, देख कर नहीं चल सकती, उसका महसूस उखर अंदाज और सर्द लहजा ऊद कर आया। हमेशा की तरह वो खौफजदा होगी। सॉरी वलीद चाचू, वो हारिस मुझे तंग। कुछ कहते कहते ज़ुबान दांतों तले दबा गई। चेहरे पर बिखरे धड़क रंग वलीद की निगाहों से मुख्फी न रह सके। स्टूपिड। जेर लब बुड़बड़ाता वो आगे भर गया। हारिस के जाने के बाद शहजीन बेहद उदास रहने लगी। पहले हारिस के साथ नोक झोंक से घर में जिंदगी का एहसास होता था, अब तो घर पर खामोशियों का राज था। वलीद की जॉब बहुत टफ थी। अक्सर वो 2-2 दिन तक घर न आता। हाउस जॉब की ड्यूटियाँ थका देती थीं। घर आता भी तो अपने कमरे तक महदूद रहता। नुज़त का शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। शहाब अहमद के बाद तो वैसे ही भी बहुत उदास रहने लगी थी। हारिस के फ़ोन आते रहते थे। शहजीन उसकी तरफ से किसी मीठी सी बात से शरीर से सरगोशी की मुंतज़िर रहती, मगर वो सताने और तपाने वाली बातें करता था। मज़े ले लेकर गोरियों की खूबसूरती का जिक्र करता तो वो जलकर रह जाती और वो ढीठ बना हंसता रहता। हारिस को गए हुए 2 साल हो गए थे। खाला अब अक्सर बीमार रहने लगी। शहजीन नुज़त के साथ ही सोया करती थी। उसे अकेले में डर लगता था। उस रात अचानक नुज़त की तबीयत बिगड़ गई। उनका जिस्म पसीने से शराबूर था और वो सीने पर बाएं तरफ हाथ रखे दर्द से दोहरी हो रही थी। शहजीन के 2 हाथ पैर फूल गए। नंगे पैर वो सरपट दौड़ती वलीद के कमरे की तरफ गई। वो कुछ देर पहले ही घर आया था। FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने के बाद सरकारी अस्पताल में PGR-शिप कर रहा था। शहजीन ने दोनों हाथों से दरवाजे को पीट डाला। तभी दरवाज़ा खुला और सुर्ख डोरों वाली आंखें नमूदार हुई। क्या आफत आ गई है? वो खाला, उन्हें कुछ हो गया है। आंसू रवानी से बह रहे थे। वलीद ने नुज़त को चेक करने के बाद इंजेक्शन दे दिया। मामूली सा एंजाइना का अटैक था। वलीद कुर्सी खींचकर नुज़त के बेड के करीब बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें चेक करना ज़रूरी था। तुम जाकर बराबर वाले कमरे में सो जाओ। मैं यहाँ हूँ भाभी के पास। नहीं, मैं यहीं खाला के पास रहूँगी। एक अनजाना सा खौफ उसे घेरे हुए था। उसे लगा वो खाला को भी खो देगी। मैं जो कह रहा हूँ, अभी बहुत रात पड़ी है, तुम जाकर सो जाओ। वलीद ने घूरा। वलीद चाचू प्लीज़, मुझे यहाँ खाला के पास रहने दे। वह मासूम से लहजे में बोलती वलीद को खामोश रहने पर मजबूर कर गई। वलीद ने देखा उसकी मौजूदगी की वजह से शहजीन ईजी होकर बैठ नहीं पा रही थी। कभी कंधे से पर से ढरकता दुपट्टा ठीक करने लगती तो कभी पंखे की हवा से उड़ती बालों की लटों को कानों के पीछे उरसने लगती। वो उठकर खड़ा हुआ। मैं बाहर लाउंज में हूँ, कोई गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना। उसके जाने के बाद ही शहजीन पुरसुकून होकर बैठ पाई थी। सुबह तक नुज़त की तबीयत संभल गई। वलीद के अस्पताल जाने के बाद वो सारा दिन खाला की तीमारदारी में लगी रही। दिन उसी मामूल से गुजर रहे थे। शहजीन इंटर के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। वलीद की वही रूटीन थी, सुबह का गया शाम को लौटता। अक्सर तो नाइट ड्यूटीज़ की वजह से रात रात भर घर नहीं आता था। उस रोज़ शहजीन के कॉलेज की वैन मिस होगी तो वो पैदल ही चढ़ पड़ी। कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहे थे और वो छोड़ना नहीं चाहती थी। सुबह 8 सवा 8 का वक्त था। गलियों में ज़्यादा चहल पहल न थी। अभी वो घर वाली सड़क के मोड़ तक पहुंची थी जब 2 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या बात है? वो बुरी तरह घबरा गई। अरे, ये तो चिड़िया की तरह सहम गई है। दोनों लड़के एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर कहकहे लगाने लगे। शहजीन साइड पर होकर जाने लगी तो वो आगे आ गए। मेरी सरकार, कुछ देर रुके तो सही। तो और क्या, अभी तो दीद की प्यास भी नहीं बुझी। वो लड़का लोफराना अंदाज में दूसरे को आंख मारते हुए बोला। मारे घबराहट के शहजीन की आंखें भर आ गई। तभी सामने से आती गाड़ी एक झटके से वहाँ रुकी थी। गाड़ी में से निकलते शख्स को देखकर दोनों लड़के दुम दबाकर भागते गए। कौन थे ये? सर से लहजे में दरियाफ्त किया। पता नहीं। आंसू जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम घर से अकेली क्यों निकली? उसका लहजा इतना करख्त का कि शहजीन को अपना दम निकलता महसूस हुआ। वो वैन छूट गई थी। कॉलेज जाना इतना अहम था, एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकती थी। वो नाइट ड्यूटी भुगता कर आ रहा था। सुबह सुबह ही दिमाग तपा हुआ था। मेरा प्रैक्टिकल था। बड़ी बड़ी सरमई आंखें बरसने को बेताब थीं। अच्छा, अब रोने मत बैठ जाना, चलो मैं छोड़ देता हूँ। और वो डरते डरते गाड़ी में बैठ गई। इस वाक़े के बाद वलीद ने उसे घर से तनहा निकलने से सख्ती से मना कर दिया था। वो खुद भी डर गई थी। इम्तिहानात से फारिग होने के बाद 3 माह की तवील छुट्टियाँ थीं जिनमें नुज़त ने उसे घरदारी में शामिल कर लिया था। उसे खुद भी कुकिंग से दिलचस्पी थी, इसलिए ये सब ग्रां नहीं गुजरता था। इस बोरिंग रूटीन में हारिस का फ़ोन या ख़त खुशगवार झोंका महसूस होता था। शहजीन कई दिन तक उसके फ़ोन पर की गई किसी मीठी सी बात के सहर में डूबी रहती थी। पड़ोस में शादी थी जिसमें उसे शिरकत करना थी। बीना उसकी क्लास फेलो थी। मेहंदी में तो खूब हल्ला गुल्ला हुआ था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वहाँ तकरीब में ही कई लोगों ने उसे पसंद कर लिया। मगर नुज़त खाला बड़े फ़ख्र से सबको बता रही थी कि वो उनके हारिस की मंगेतर है।
बारात में शिरकत करने के लिए उसने शॉकिंग पिंक और चाइना फ्रोजी कलर का चूड़ीदार पजामा कमीज और 3 गज का दुपट्टा जेब तन किया था। इतने लंबे दुपट्टे को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो दुपट्टे से उलझती खुद में मगन खाला को बुलाने उनके कमरे की तरफ जा रही थी जब सबने से आते वलीद से टकरा गई। या वहशत, ये तुम हर वक्त अंधे बैल की तरह मुझसे क्यों टकराती रहती हो? सॉरी वलीद चाचू, मैं इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती वो आगे बढ़ गया था। मगर ये क्या? दुपट्टे का पल्लू भी उसके साथ ही चला गया। वो तेवरा कर पलटा था। दुपट्टे के पल्लू में लगे नन्हे नन्हे घुंघरूओं में से एक उसकी शर्ट के बटन से उलझ गया था। शहजीन का तो खून खुश्क हो गया, जैसे ये सब उसी की गलती हो। क्या बेहूदगी है। झटके से दुपट्टे को शर्ट के बटन से जुदा किया तो कई घुंघरू टूटकर फर्श पर बिखर गए। इतने बड़े थान का दुपट्टा बना डाला। कुछ कपड़े से आस्तीनों को ही मुकम्मल कर लेना था। गुस्से से कहते हुए वो उसकी आधी आस्तीनों वाली कमीज पर चोट कर गया। उसके जाने के बाद शहजीन ने डबडबाई नजरों से नीचे फर्श पर बिखरे घुंघरूओं को देखा। खाला, खाला, मुझे पता है आप जाग रही हैं। शहजीन हाथ में सूप का प्याला लिया अंदर दाखिल हुई तो नुज़रत उसे देखकर सोती बन गई। खाला उठे ना, खाने से भला कैसी नाराज़गी। सूप का प्याला साइड टेबल पर रखकर वो खाला के सहाने बैठ गई। शहजीन ने देखा उनका चेहरा आंसुओं से तर था। उसका दिल कट कर रह गया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। जब्त का बंधन छूट गया और वो सिसक उठी। खाला प्लीज़ ऐसे मत कहें। हारिस, तूने मुझे जीते में जी मार डाला। कल से उठते बैठते खाला के लबों से यही अल्फाज निकले थे। हारिस ने अमेरिका में शादी कर ली थी। अम्मी, वो बहुत खूबसूरत और दौलतमंद है। मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, आप फ़ौरन आ जाइए। लफ्ज़ों की संगबारी करते हुए उसे इतना एहसास तक न हुआ कि उसके अल्फाज किसी के दिल को बुरी तरह से चीर रहे हैं। लाउड स्पीकर ऑन होने की वजह से वो बखूबी उसके ख्यालात से मुस्तफ़ीद हो रही थी। दिमाग ख़राब हो गया है तेरा। मैं कहती हूँ बाहर में जाइए पढ़ाई। फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचो। नुज़रत को बेहद गुस्सा आ रहा था। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें। ऐसे गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलते। और शहजीन, उसका क्या होगा ये भी सोचा तुमने? शहजीन का दिल धड़क उठा। दूसरी तरफ एक लम्हे को खामोशी हो गई। मंगनी ही हुई थी ना, टूट भी सकती है। आप उसे साथ लेकर मेरे पास अमेरिका आ जाए। मेरे पास दौलत आ जाएगी तो हम उसकी शादी किसी अमीर घराने में कर देंगे। शहजीन पर तो ये सुनकर गोया सख्ता तारी हो गया। अगले ही लम्हे वो उठकर बाहर निकल गई। चुप कर जा बेगैरत। दौलत ने तुझे इतना गिरा दिया है कि तू। नुज़रत के अल्फाज आंसू में कहीं गुम हो गए। उफ़ अम्मी, मैं शादी ही कर रहा हूँ ना, फिर इसमें इतना अवेला मचाने की क्या ज़रूरत है? मारिया बहुत अच्छी लड़की है। आप इसे मिलेंगी तो? बस बस, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से मिलने की। तुम खुद मुख्तार हो, जो जी में आए करो। नुज़रत ने फ़ोन बंद कर दिया। वलीद घर आया तो नुज़रत को ज़ोरों शोर से रोता देखकर परेशान हो गया। भाभी क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? वो हारिस, क्या हुआ हारिस को? वो हकीकतन परेशान हो गया था। उसने मुझे जीते जी मार डाला वलीद। इस नाफरमान औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर था। क्या किया है उसने? शादी कर रहा है वहाँ। कहता है शहजीन से शादी नहीं करनी। भाभी, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा? ठीक है, मगर इनकार का कोई मकबूल जवाज़ भी तो हो। वो वहाँ किसी फरंगन से शादी कर रहा है सिर्फ दौलत की खातिर। वो मुसलसल रो रही थी। वलीद, तुम उससे बात करो ना, उसे समझाओ, तुम्हारी तो वो सुनता है। नुज़रत के कहने पर वलीद ने हारिस से बात की, मगर उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। वलीद चाचू प्लीज़, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप इसमें मत बोले। लिहाजा मुरवत के सब हदूद वो पार कर चुका था। वलीद की जगह कोई कम ज़र्फ़ होता तो ये जिताने से ना चूकता कि आज अगर वो अमेरिका में बैठा है तो सिर्फ उसकी कोशिशों से, मगर वो वलीद अहमद था। हारिस के रवैये पर उसका खून खोल उठा। महज 4 बरसों में वो इस हद तक बदल जाएगा, अंदाज़ा न था। हारिस ने नुज़रत को दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने दो टोक कह दिया कि वो माँ या दौलत में से किसी एक का इंतखाब कर ले, और वो ऐसा बदबख्त निकला कि फ़कत जैसे आपकी मर्ज़ी कहकर सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए। कल से नुज़रत बिस्तर पर पड़ी थी। शहजीन को जितने आंसू बहाने थे बंद कमरे में बहा लिए। खाला के सामने वो बिल्कुल फ्रेश नजर आने की कोशिश करती थी, मगर उसकी सुर्ख आंखें सारा पोल खोल देती थी। घर में सन्नाटे का राज था। शहजीन के बीए के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और खाला बीमार पड़ गई थी। खाला की तीमारदारी और घर संभालने के चक्कर में वो एग्ज़ाम्स की तैयारी न कर पाई थी। वलीद FCPS पार्ट 2 की तैयारी कर रहा था। उसे खाने पीने का होश तक न था। इन्हीं दिनों बुआ बेगम की आमद हुई। वो रिश्ते में खाला की नन लगती थी। शहाब अहमद से बिल्कुल वैसा ही प्यार जैसे एक बहन को अपने भाई से होता है। शहाब अहमद अकलौते थे। नुज़रत और निगत शहजीन की वालदा भी, अपने वालदैन की 2 ही बेटियां थीं, भाई कोई नहीं था। वालदैन के बाद ले दे के शहजीन का सगा रिश्ता वाहिद खाला नुज़रत ही थी। बुआ बेगम, जिनका असल नाम तो सुरैया बतूल था, मगर सब उन्हें बुआ बेगम के नाम से पुकारते और जानते थे। नुज़रत की ये हालत देखकर बुआ बेगम तो फट पड़ी थी। हारिस को खूब बुरा भला कहा। दिल की भड़ास निकल गई तो नुज़रत को दिलासा देने लगी, और फिर उन्होंने ही नुज़रत के दिमाग में ये ख्याल डाला कि वो शहजीन की शादी वलीद से कर दे। चंद सानिया तो नुज़रत बुआ बेगम को तकती रह गई। ए नुज़रत, तुम तो यूँ हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई नामुमकिनात बात कह दी हो। आपा, ये बात 100% नामुमकिन है। वलीद को तो आप जानती हैं, वो कभी नहीं मानेगा। और फिर शहजीन उससे 8 बरस छोटी है। लो भला, वो क्यों नहीं मानेगा?
इतनी हसीन, सलीकामंद और शरीफ बच्ची है। मैं जब से आई हूँ उसे देख रही हूँ, कैसे जिम्मेदारी से घर को संभाल रखा है। और ये उम्रों की भी तुमने खूब कही। लो बताओ, 8 बरस भी कोई फ़र्क है? लड़कियाँ 2 दिनों में ही बड़ी हो जाती हैं। शादी के कुछ अरसे ही बाद मियाँ के बराबर लगने लगती हैं। मुझे देखो, अनवर के अब्बा से 15-16 बरस छोटी हूँ, मगर अब उनकी हम उम्र लगने लगी हूँ। बुआ बेगम ने खासी तफसील से समझाया था। नुज़रत सोच में गुम हो गई। अरे इतनी सोच विचार की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी सगी भांजी है, माँ बनकर पाला है तुमने। बेटे ने तो हरी झंडी दिखा दी, पर अब देवर को तो हाथ में रखो। उसकी बीवी जाने कैसी हो, क्या पता इसको लेकर अलग हो जाए। जो भी है तो सौतेला। आज तो सगे रिश्तों पर एतबार नहीं रहा, तो ये तो फिर सौतेला है। इसकी बीवी तुम्हारी सगी भांजी होगी तो तुम्हारा ख्याल भी करेगी। बुआ बेगम की बातों ने नुज़रत को कायल कर लिया, मगर सबसे बड़ा मसला वलीद का था। उससे बात करना तो गोया भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ था। बुआ बेगम का घर साहिवाल में था। इस बार वो हफ्ते भर के लिए आई थी, मगर नुज़रत की तबीयत को देखते हुए क़याम लंबा कर दिया। चंद दिन चशोपंच में गुजर गए कि वलीद से बात किस तरह की जाए। बुआ बेगम और खाला सारा सारा दिन सर जोड़े जाने क्या क्या मंसूबे बनाती रहती। उनके अंदाज पर शहज़ीन कुछ खटक तो गई थी, मगर जान ना पाई कि बात क्या है। घर में शायद सन्नाटे को वलीद की कामयाबी की खबर ने तोड़ा। वो जनरल सर्जरी के इम्तिहान में पास हो गया था। शहज़ीन ने ज़िंदगी में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। आंखें कुछ पा लेने की खुशी में चमक रही थी। नुज़रत ने पूरी कॉलोनी में मिठाई तकसीम की और तभी उन्होंने अपनी ख्वाहिश उस पर जाहिर कर दी। वो यूँ बितका गोया किसी बिच्छू ने डंग पड़ा हो। भाभी प्लीज़, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। ए बेटा, ये क्या बात हुई? इसमें गुनाह कहाँ है? बुआ बेगम ने भी मुदाहरत की। मैं आज बहुत खुश हूँ, आप दोनों मेरी खुशी को राख मत कीजिए। मजीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर वो कमरे से बाहर निकल गया। अंदर दाखिल होती शहज़ीन पर एक कहर आलूद निगाह डाली और फिर पैर पटकता आगे बढ़ गया। उस रात नुज़रत बुआ बेगम के गले लगकर खूब रोई थी। शहज़ीन की फिक्र उन्हें गुन की तरह खाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद की गोली देकर सुलाया गया, मगर यह नींद अब्दी नींद साबित हुई। रात के जाने किस पहर उनके दिल ने उनका साथ छोड़ दिया था। शहज़ीन पर तो गोया सकता तारी हो गया। उसे अब पता चला था कि यतीम होना किसे कहते हैं। वो फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी। हारिस को इत्तला दे दी गई। उसके इंतज़ार में मैयत 1.5 दिन तक रखी गई, मगर वो ना आया। बुआ बेगम की कोशिश से शहज़ीन रोई तो हर आंख अश्क बार थी। लोगों की तरह भरी नज़रें उसका हाथा किए हुए थी। सोइम के बाद लोग जाना शुरू हो गए। वैसे भी कोई लंबी चौड़ी बरादरी तो थी नहीं, ज़्यादातर यही आस पड़ोस के लोग शामिल थे। वलीद के लिए भी नुज़रत की अचानक मौत किसी धचके से कम न थी। 3 दिन से वो ठीक से सो नहीं पाया था। चौथे रोज़ सुबह ही सुबह बुआ बेगम और चंद बुजुर्ग, जिनमें पड़ोसी और बुआ बेगम के मियाँ भी शामिल थे, उसे घेर के बैठ गए। वलीद मियाँ, अब यूँ बिना किसी रिश्ते के शहज़ीन बेटी का यहाँ रहना दुरुस्त नहीं है। मैं समझा नहीं। खैर से 28-29 बरस के समझदार मर्द हो, खूब समझते हो कि एक जवान लड़की का एक नामहरम के साथ रहना ठीक नहीं है। बुआ बेगम ने कहा तो वलीद की पेशानी पर बल पड़ गई। तो मैंने कब कहा है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ? बेशक आप उसे अपने साथ ले जाएं। ये भी खूब कही तुमने। यूँ किसी पराई बच्ची को जिम्मेदारी लेना कोई आसान बात नहीं है। बुआ बेगम ने नाराज़गी से कहा। तो फिर आप बताएं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगरचे उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो सब क्या चाहते हैं, मगर वो फिर भी उनके मुँह से सुनना चाहता था। देखो वलीद मियाँ, अगर तुम इस बच्ची से निकाह कर लो तो फिर उसके शेख साहब गोया हुए। वलीद ने सरत से उनकी बात कता की। शेख साहब प्लीज़, ये ज़िंदगी भर का मामला है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों भला, क्या बुराई है उस बच्ची में? बुआ बेगम का मूड उसकी बात पर ख़राब हो गया। इतने कठोर मत बनो बेटा। वो यतीम और बेआसरा लड़की है, जिस सगे रिश्ते सब खो चुकी है। मंगनी भी टूट गई। अगर तुम साथ छोड़ दोगे तो उसका क्या बनेगा? मरहुमा की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी। बुआ बेगम के मियाँ ने रसान से समझाया। मगर मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। वो ज़िद हो गया था। ये तो तुम्हारी शराफत है बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ, इस बच्ची को अदर बदर होने से बचा लो। यकीन मानो, अगर मेरा कोई बेटा होता तो इतनी प्यारी बच्ची को अपनाने में एक लम्हे की ताख़ीर न करती। बुआ बेगम का लहजा इल्तिजाइया हो गया था। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा। वो मुँह बनाकर बोला। मेरा जो फैसला था वो मैं आपको सुना चुका हूँ। अंदाज दो टोक था। बुआ बेगम के 2 पतंगे लग गए। अनवर के अब्बा, बस बहुत हो गया। आप अनवर को आज ही साहिवाल से बुलाइए। मैं शहज़ीन का निकाह उससे करवाऊंगी। क्या? हामी साहब एक लम्हे को भूंज कर रह गए। तो क्या हुआ जो वो शादीशुदा है? इस्लाम में 4 की गुंजाइश मौजूद है। मैं एक बेआसरा बच्ची को सहारा देना तो यूँ भी सवाब का काम है। बुआ बेगम उठ खड़ी हुई। वलीद की निगाहों के सामने मोटा गंजा अनवर घूम गया, जिसकी अभी 2 बरस पहले ही शादी हुई थी, और तब वो खफा सा निकाह के लिए राज़ी हो गया था, मगर दिल में सोच लिया था ये रिश्ता कागजी होगा। शहज़ीन को बुआ बेगम ने सूरत हाल के बारे में बताया तो वो चकरा कर रह गई। क्या? मगर वलीद चाचू तो बेवकूफ़, अब वो तेरा चाचू नहीं है। बुआ बेगम ने घुरका। मगर बुआ वो बेटी, ये अगर मगर छोड़ो। अनवर के अब्बा मौलवी को लेने गए हैं। तुम मुँह हाथ धो लो और देखो
دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، یہ اللہ کے کام ہے، یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد محض 3 بار ہاں کہنے سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ کل تک ولید چاچو سے ڈرنے والی آج مسز ولید بن گئی تھی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات جانے کس پہر وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ لپک کر دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو ولید کو موجود پایا۔ کیا بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی؟ وہ دانت چبا چبا کر بولتا، شہزین کے اوسان خطا کر گیا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ شہزین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کرتا آگے بڑھ گیا۔ بات بے بات آنسو ٹپک پڑتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ کام والی ماسی بھی آ چکی تھی۔ اسے اور گھروں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے فٹافٹ کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ شہزین کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریج میں سوائے اس کھانے کے جو ولید رات کو لایا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا، چائے بنائی، ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لان میں چلی گئی۔ اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنی تنہائی اور بے بسی پر وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، دل ہی دل میں حارث سے مخاطب ہوئی۔ کچی عمر میں ہی اس کے دل کی سادہ پلیٹ پر حارث کا نام لکھا گیا تھا، اور اب اس کے لیے اسے بھلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی تمام تر بے اتنائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود ولید کا خیال دل میں آتے ہی وہ سہم جاتی۔ اتنا غصہ ور، اکھر اور بد مزاج تھا وہ۔ شہزین کا تو اسے دیکھتے ہی دم نکلنے لگتا تھا، اور جب سے نکاح ہوا تھا اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شعلے نکلنے لگے تھے۔ خدا خدا کر کے اتنے لمبے دن کا اختتام ہوا۔ شام 5 بجے کے قریب ولید گھر آیا۔ شہزین نے چپ چاپ رات کا بچا کھانا گرم کر کے میز پر لگا دیا۔ آج کچھ پکایا نہیں، وہ ہمیشہ تازہ کھانا پسند کرتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا، وہ گھر میں کچھ نہیں تھا ہی نہیں؟ تم لفظوں کو چکنا چور کیوں کر دیتی ہو؟ آرام سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ خواہ غصہ ہونے لگا۔ مصروفیات اور تھکن نے اس میں چڑچڑاپن پیدا کر لیا تھا۔ تبھی اس کا سیل بجا۔ السلام علیکم، آج کیسے یاد کر لیا؟ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ شہزین حیرت سے دیکھنے لگی۔ ابھی نہیں یار، فی الحال تو میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، 8 بجے ملتے ہیں۔ ہاں وہیں، خدا حافظ۔ موبائل آف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر شہزین پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ چائے بنانے کا سامان تو گھر میں ہے نا؟ ولید کے پوچھنے پر شہزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ 1 کپ چائے بنا دو، اگر گرانا گزرے تو۔ حکم بھی دیتا تھا اور طنز کے نشتر بھی چلاتا تھا۔ شہزین جلتے بھنتے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھ سے نکاح کر لیں، اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ اس کا ذہن پرا گندہ ہو رہا تھا۔ شام کو 8 بجے وہ نقصد سے تیار اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ شہزین غاب دماغی کے عالم میں ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ خوشبو کی دل فریب مہک کر وہ چونک اٹھی۔ ڈارک براؤن سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ میری ساری زندگی یوں ہی دروازہ بند کرتے کھولتے گزر جائے گی۔ جلتے بھونتے وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی۔ رات کا وقت اور تنہائی، شہزین کو خوف آنے لگا۔ دل کو مضبوط کیے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کتنا بے حس شخص ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں تنہا ہوں۔ احساس ہوگا بھی کیوں؟ زبردستی جو مسلط کر دی گئی ہوں اس کے سر پر، وہ جتنا سوچتی اس سے متنفر ہوتی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ شہزین کا نیند کے بارے میں برا حال تھا، مگر ایک انجانا سا خوف سونے بھی نہ دیتا تھا۔ وہ گھبرا کر رونے بیٹھ گئی۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے جا کر گیٹ کھول دیا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی؟ بے اختیار شکوہ لبوں پر در آیا تو وہ ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ ولید کو احساس ہوا واقعی دیر ہو گئی تھی۔ تم سو جاتی، میں سو جاتی تو گیٹ کون کھولتا؟ ولید کے نرم لہجے پر وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ صبح اتوار تھا۔ ولید نے 1 ماہ کا راشن گھر میں ڈلوا دیا۔ دوپہر کے کھانے نے پر رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ولید نے شہزین پر نظر ڈالی جو جھجک رہی تھی۔ کھانا جو کا تو دھرا تھا۔ میری شکل کیا ہٹلر سے ملتی ہے؟ جی کیا؟ ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی نہیں، تو پھر ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں، حقیقت تلخ ہی صحیح مگر مجبوری ہے۔ اگر تمہارے کھانے کی رفتار یہی رہی تو چند دن تک تمہیں خوردبین لگا کر دیکھنا پڑے گا۔ ولید کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ سینئر کولیگز کے ساتھ مل کر ذاتی ہاسپٹل بنانے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے ولید نے اپنی ساری جائیداد بیچنے کا پروگرام بنایا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا۔ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک سرکاری ہسپتال میں کام کرتا۔ مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی اسے ہائر کیا جاتا تھا۔ 2 دنوں تک شہزین سے بات بھی نہ ہو پاتی۔ شہزین خود کو مصروف رکھنے کے سو جتن کرتی اور اسی کوشش میں گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دیا۔ کام والی واسی تو برائے نام کام کرتی تھی، وگرنہ زیادہ تر کام شہزین خود ہی کیا کرتی۔ اسے اب ولید کے انتظار میں رات بھر تک جاگنے کی عادت ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ اب اپنے پاس ڈپلیکیٹ چابی رکھتا تھا اور خود ہی گیٹ کھول کر اندر آ جایا کرتا۔ اکثر تو شہزین کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ وہ رات کو کس وقت گھر آیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو اسے خیال آیا BA کے ایگزامز ہی دے دے۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ رات 11 بجے کے قریب وہ آیا تو شہزین کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کہو، وہ میں جو کہنا ہے جلدی کہو، میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔
उसका बेजार सा लहजा शहज़ीन की अना पर भारी पत्थर की तरह लगा। मैं बीए के एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किताबें और फॉर्म तो आप ही लाकर। प्लीज़ ये फिजूल काम तुम खुद ही कर लिया करो, मैं पहले ही इतना मसरूफ़ रहता हूँ। हाथ उठाकर कहा, ये पैसे रख लो, सुबह जाकर ले आना। बटुए से चंद बड़े नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। शहज़ीन तो गोया पत्थर की हो चुकी थी। बेजान होते वजूद के साथ वो वहाँ खड़ी थी। वलीद अपने कमरे में जा चुका था। किस कदर बेहिस था ये शख्स। रोटी कपड़ा पैसा देकर समझता था हक अदा कर दिया। इस लम्हे जाने से क्या हुआ? वो रुपये मुट्ठी में दबाए तेजी से उसके कमरे की तरफ भगी और बिना दस्तक दिए धार से दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही सारी तेजी तरारी हवा हो गई। वलीद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो जो शर्ट उतार चुका था दोबारा पहन ली। शहज़ीन की निगाहें झुक गई। दिल ही दिल में 100 बार खुद को मुलामत की। इतनी बेतकल्फ़ी हम में कभी भी नहीं रही कि तुम यूं दंदनाती हुई मेरे कमरे में आ जाओ। दान पीठ पर दान जमाते वो बोलता वो सी कड़ी नज़रों से घूर रहा था। शहज़ीन सूरत से पलटी थी। रुको, वो चंद कदम आगे बढ़ा। कहो क्या बात है? आप ये पैसे रख लें। बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए खोली। क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर अभी कुछ देर पहले तो। अब नहीं है। आवाज़ बढ़ा गई तो रुपये मेज़ पर रखती हुई बाहर निकल गई। वलीद ने चंद लम्हे को दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अभी भी गई थी, फिर सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कोई इतना कठोर और संगदिल भी हो सकता है? इतनी नफरत करते हैं वो मुझसे कि चंद लम्हे रुक कर मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी जी चाहता है किसी से बात करूँ। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे का भी क्या, उन्हें खुद तो कुछ नज़र नहीं आता। मौसम बदल रहा है, मेरे पास गर्मियों के पहनने के भी वही कपड़े रखे हैं जो पिछले साल खाला ने बनवा कर दिए गए थे, मगर ये तो शायद बेहिस हैं। इन्हें भला मेरा एहसास कहाँ होगा? बुआ बेगम ने कहा कि निकाह के 2 बोलों से ही दिलों में मोहब्बत के सोते फूट पड़ते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो शायद ये भी भूल गए हैं कि हमारा निकाह हुआ था। किस तरह के इंसान है वो? पता नहीं उनके सीने में दिल है या पत्थर का टुकड़ा फिट है। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत वो चौंकी थी। मैं और वलीद से मोहब्बत? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने घबराकर इस ख्याल की नफी की, मगर ऐसा हो चुका था। मोहब्बत तो सरजमीन दिल पर उगने वाला खुदरो पौधा था जो आप बियारी के बगैर भी नमो पाता रहता है। पहली बार उसके दिल ने ताल बदली थी। शायद पहली बार वो वलीद के बारे में कुछ और तरह से सोच रही थी। डोरबेल के बजने पर वो चौंकी थी। शाम के 7 बज रहे थे। वलीद के आने का वक्त तो नहीं था। कौन? डॉक्टर वलीद अहमद घर पर हैं? नस्वानी आवाज़ पर शहज़ीन ने गेट खोल दिया। खिलती हुई गंदमी रंगत, सरूकत और तीखे नैन नक्श वाली वो लड़की खास भी बेनज़र थी। मैं डॉक्टर सबा हूँ। आप? वो निगाहों में कदर उलझन लिए शहज़ीन को देख रही थी। मैं वो, आप अंदर तो आए ना। वो गड़बड़ाकर उसका सवाल नज़रअंदाज कर गई। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। जाने वलीद ने उसका तारुफ बतौर बीवी के करवा भी रखा है या नहीं। वलीद घर पर नहीं है? वो उजलत में दिखाई दे रही थी। जी नहीं। ओके, मैं चलती हूँ। वलीद आए तो उसे बता दीजिएगा। उसके जाने के बाद चंद लम्हों के तक शहज़ीन वहीं खड़ी रही, फिर पलट कर अंदर चली गई। वलीद रात 10 बजे के करीब आया। खाना लगा दूँ? शहज़ीन की आवाज़ पर वो चौंका। तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी? तुम सो जाओ, मैं खाना खुद गर्म कर लूँगा। अजीब बेगानों भरा अंदाज होता था उसका। कपड़े चेंज करके आया तो शहज़ीन किचन में पड़ी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। थैंक्स नाहक ज़हमत की। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए तकल्लुफ़ भरे जुमले उसके लबों से अदा हुए। शहज़ीन चुपचाप बैठी मेज़ की सतह पर उंगलियों से लकीरें खींचती रही। डॉक्टर सबा आई थी आज? शहज़ीन ने देखा वलीद के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। कह रही थी जब आप आए तो बता दूँ। उसने मज़ीद कहा। हूँ, मिल चुका हूँ, उसने हंकारा भरते हुए कहा। शहज़ीन को उसके रवैये से जाने क्यों सुबकी सी महसूस हुई। वो खामोशी से उठकर बाहर निकल गई। रात के 2-2:30 का वक्त होगा जब वलीद की आंख एक अजीब से एहसास से खुली थी। शायद लाइट चली गई थी। पंखा बंद हो जाने की वजह से कमरे में हब्स हो रहा था। जाती बहार के दिन थे। मौसम की शिद्दत में गर्मी बढ़ती जा रही थी। वलीद ने दरवाजे से उठकर खिड़की पर बड़े भारी पर्दे खिसकाए और दोनों पटवा कर दिए। बारिश हो रही थी और हवा खासी खुशगवार थी। तभी उसे शहज़ीन का ख्याल आया। दुज़त के मुँह से उसने अक्सर सुना था कि शहज़ीन ऐसे मौसम से बहुत डरती थी। मुझसे ये कि घटाटूप अंधेरा था। वो हाथ में टॉर्च लिए उसके कमरे की तरफ गया। कौन है? दस्तक देने पर उसकी कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ वलीद। अगले ही तरफ में दरवाज़ा खुला और वो बेतरहा रोती हुई उसके सीने से आ लगी। क्या हुआ? इस अचानक कप्तान पर वो घबरा गया। डर लग रहा है। स्टूपिड, इसमें रोने की क्या बात है? चिल्लाकर कहते हुए उसके हमरा कमरे में दाखिल हो गया। वो चुपचाप 500 बहा रही थी। उफ़, मेरी शर्ट तो छोड़ो। वलीद के कहने पर उसने शर्मिंदा होकर उसकी शर्ट का कॉलर छोड़ दिया। वो दोनों अब बेड पर बैठ चुके थे। बिजली किस वक्त गई है? उसने यूं दरियाफ्त किया था। 12 बजे। और तुम इस वक्त से बैठी रो रही हो? हद है डरपोकी की। मुझे अंधेरे से खौफ आता है। कुछ नहीं होता। तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। उठने लगा तो शहज़ीन ने घबरा कर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ आप यहीं बैठे रहें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? शदीद थका हुआ हूँ मैं।
तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं सारी रात गुजार कर चौकीदारी नहीं कर सकता। अजली अक्खड़ लहजा ओद कर आया। प्लीज़ वलीद चाचू, आप यहीं मेरे कमरे में सो जाएं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चुपचाप एक कोने में बैठी रहूंगी। वलीद की नज़रों के सामने 7 साल शहजीन आ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं सामने सोफे पर लेट जाता हूँ। वो सामने रखे सोफे कम बेड की तरफ इशारा करते बोला। आप यहाँ सो जाएं, मैं वहाँ सो जाऊंगी। उसकी बेआरामी के ख्याल से वो बोल उठी। वो 6 फुट का लंबा चौड़ा मर्द सोफे पे बेआराम ही रहता। वलीद को अपने कमरे के सिवा कहीं नींद नहीं आती थी, मगर वो शायद वाकई बेहद थका हुआ था। तकिए पर सर रखते ही लम्हों में गाफिल हो गया। शहजीन को उसकी मौजूदगी से कुछ ठहरस बंदी थी। खौफ का असर ज़ाहिर हुआ तो नींद गालिब आने लगी। फिर चंद लम्हों बाद वो भी बेखबर सो रही थी। फजर की अजान पर वलीद की आँख खुद बहुत खुल गई। रात को चाहे कितनी ही देर से क्यों ना सोता, फजर की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई थी। वो वज़ू के इरादे से उठा तो सामने सोई हुई शहजीन पर नजर पड़ी। एक बाजू सीने पर लपेटे, दूसरा आंखों पर रखे, वो मज़े से सो रही थी। लंबे घने सुनहरी माइल बुरे बालों की जुटिया सोफे से नीचे लटक रही थी। वो कभी भी उसके सामने बिना दुपट्टे के नहीं आई थी। हमेशा वो बड़े से दुपट्टे को खुद पर फैलाकर ओढ़ा करती थी। उसकी निगाहें उसके तरफ उसके ज़ेरे बम से उलझने लगी। अगले ही पल वो खुद पर काबू पा चुका था। बेड पर पड़ी चादर उठाकर उसके ऊपर डाली और खुद कमरे से बाहर निकल गया। नमाज पढ़ने के बाद वो एक्सरसाइज किया करता था। जॉगिंग से लौटा तो तब तक शहजीन ना सिर्फ जाग चुकी थी बल्कि नाश्ता भी बना चुकी थी। हस्ब मामूल वो खामोशी से नाश्ता करके हस्पताल चला गया। शहजीन की कैफियत अजीब सी हो रही थी। रात वो जिस तरह बेख्तियार होकर वलीद के गले लगी थी, दोबारा सोचा तो ढेरों खून चेहरे पर सिमट आया। वो खुद भी हैरान हो रही थी अपनी इस पल पल बलदती कैफियत पर। वलीद के लिए उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तकदीर ने उसे उसका जीवन साथी तो बना दिया था, मगर वो ज़हनी तौर पर उसे कबूल न कर पाई थी। वो तो उसके साय से भी खौफज़दा रहा करती थी। मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता इस्तवार करना तो बहुत दूर की बात थी, मगर अब यूँ लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे उस खौफ के हिसार से निकल रही थी। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहलों की हवा। खुद बहुत गुनगुनाहट लबों पर आ गई। वो धीरे से मुस्कुराते हुए डस्टिंग करने लगी। तुमने बताया नहीं कि वो लड़की कौन है? काफ़ी का सिप लेते हुए सबा ने दूसरी बार पूछा था। बताया तो था, भाभी की भांजी है। काफ़ी की तलखी उसके लहजे में भी घुल गई। वलीद, यूँ एक जवान लड़की का तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है। वो साफ लफ्ज़ों में नहीं कह सकती थी कि वो लड़की उसके घर में क्यों रह रही है। क्या मतलब? वलीद की पेशानी पर बल पड़ गई। मैं जो कहना चाहती हूँ तुम अच्छी तरह समझते हो। मेरा ख्याल है किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वलीद के रवैये पर वो बुरा मान गई। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? सबा का मूड ख़राब देखकर वो नरम लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? माहौल को हल्का फुल्का बनाने की खातिर वो मुस्कुराया। तुम जानते हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई और लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। वो इसकी बात कतई करके बोला तो सबा धीरे से मुस्कुराई। वैसे वो लड़की हसीन बहुत है, सबा ने साफ गोई से कहा। प्लीज़ यार, बोर मत करो। हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि किसी तीसरे शख्स के बारे में गुफ्तगू करें। वो यूँ मुँह बना रहा था जैसे मीठे बादाम खाते खाते एक मुँह में कड़वा बादाम आ गया हो। तुम्हारे अस्पताल का काम कहाँ तक पहुँचा? उसका मूड देखते हुए वो बात पर लट गई। वो अब अपने हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था। बज़ाहिर सबा बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी, मगर उसका दिमाग अभी भी उस लड़की में अटका हुआ था। वलीद और सबा की दोस्ती हाउस जॉब के दरमियान हुई थी। रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती मोहब्बत के सांचे में ढल गई और दोनों को पता ही ना चला। घर में हर वक्त तेवरियाँ चढ़ाए रखने वाला वलीद अहमद हर बात सबा से शेयर किया करता था। ये और बात थी, उसने कभी भी अपने घर या साथ रहने वाले अफराद का जिक्र उससे नहीं किया था। नुज़रत भाभी के इंतकाल का हफ्ते बाद उसने सबा को बताया था। सबा को हमेशा उससे यही गिला रहा था कि वह अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताता। मैं तन्हा था और हूँ, मगर तुम्हारे आने के बाद ये तन्हाई ख़त्म हो जाएगी, ये कहकर बात ख़त्म कर देता था। वो अभी तक चाहते हुए भी सबा को अपने और शहजीन के नए ताल्लुक़ के बारे में नहीं बता पाया था, और शायद वो बताना भी नहीं चाहता था। वो इरादा कर चुका था जल्द ही वो इस कागज़ी ताल्लुक़ से निजात हासिल कर लेगा। कैसे, ये सोचना अभी बाकी था। सबा वो पहली लड़की थी जो उसकी बेरंग ज़िंदगी में बहार का पैगाम साबित हुई थी। शादी भी उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, मगर जल्द या बदेर उसे शबा से ही शादी करनी थी। नुज़रत की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया था। शहजीन से निकाह, उफ खुदा, काश मैं उस वक्त ना माना होता या फिर उसे किसी हॉस्टल में कमरा दिलवा देता। शहर में BC और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खुले हैं। कितना बेवकूफ़ मैं, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। ड्राइव करते हुए उसका जहन सोचों के गिरदाब में फंसा हुआ था। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। खाना लगाऊं? लाउंज में कदम रखते ही पूछा। नहीं, सर्द से लहजे में कहता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शहजीन, चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वलीद की धार पर वो उछल कर रह गई। उसने पहले कभी ऐसे नहीं पुकारा था। जी। उसने डरते डरते उसके कमरे में कदम रखा। मेरी किताबों को किसने हाथ लगाया है? उसका चेहरा गज़बनाक हो रहा था। आंखों की सुर्खी भर गई। वो बुरी तरह खौफज़दा हो गई। किसकी इजाज़त से? सफाई करनी थी। अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। सरमई आंखें भरा गईं। खबरदार जो आज के बाद मेरे कमरे में कदम रखा। ज़िंदगी अजाब बना दी है मेरी। खाम खाम मुसीबत गले पड़ गई है। अब खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो?
जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो घबराया तो शहज़ीन सहम कर दरवाजे की तरफ लपकी थी। और सुनो, तुम मुझ पर मुसलत की गई हो और मैं खुद पर मुसलत की गई चीज़ों को पसंद नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी औकात में रहो। इतने दिनों के अलावा आज ज़रा सी बात पर फट निकला। शहज़ीन मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई बाहर निकल गई। इतनी नफरत, इस कदर अहानत, जिल्लत के एहसास से वो थर्रा कर रह गई। वलीद अहमद, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। एक पत्थर दिल इंसान मसीहा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो ज़ुबान ही सबसे बड़ा निश्तर है। डॉक्टर तो बहुत रहमदिल और खुश इखलाक होते हैं, मगर तुम। वो तकिए में मुंह छुपाए बुरी तरह रो रही थी। उस दिन की जिल्लत के बाद शहज़ीन ने वलीद से मुखातिब होने की गलती दोबारा नहीं की थी। नाश्ता खाना सब उसे वक्त पर मिल रहा था, मगर शहज़ीन मंजर से हट जाती थी, चुपचाप बिना कहे उसके काम कर देती। कपड़े अलबत्ता वो पहले भी खुद इस्त्री किया करता था। उस जामत खामोशी को बुआ बेगम की अचानक आमद ने तोड़ा था। पूरे 8 माह बाद वो आई थी और इन दोनों की रूटीन देखकर वो खूब गज़बनाक हुई। शहज़ीन तो 2 जुमलों में ही फपक कर रो पड़ी थी, जिस पर बुआ बेगम खामोश हो गई। अलबत्ता वलीद की उन्होंने खूब लतें ली। वो कितना ही अक्खर बदलिहाज क्यों ना होता, मगर बुआ बेगम की वो दिल से इज्जत करता था। उनके सामने बोलने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए, वो फ़कत इतना ही कह सका। मियाँ, 8 माह तो हो गए तुम्हारे निकाह को, मज़ीद कितना वक्त दरकार है तुम्हें? मैं तो समझी थी इतने अरसे में तुम लोग एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझ चुके होगे, मगर यहाँ तो। वो गया तासुब से सर हिलाने लगी। बच्ची की शक्ल देखी तो पहल क्यास हुआ कि कोई खुशखबरी है। मानो आजकल की लड़कियां तो खून की कमी से पीली हल्दी हो जाती हैं। ये बाद में पता चला कि यहाँ सिरे से ऐसा कुछ है ही नहीं। 2 दिन से बुखार में फटक रही है। बुआ बेगम की खुशखबरी वाली बात पर खजल सा हो गया था वो। उनकी आखिरी बात पर चौंक कर उन्हें देखने लगा। बुआ बेगम उसकी सवालिया नजरें पड़ चुकी थीं। बीवी का कुछ ख्याल हो तो पता हो कि बीमार है या सेहतमंद। उसी लम्हे शहज़ीन लाउंज में दाखिल हुई। लीजिए बुआ, चाय। खामोशी से चाय का कप उन्हें पकड़ा कर पलटने लगी तो बुआ बेगम ने रोक लिया। बेटी, जरा इधर बैठो तुम। इस बार मैं तुम दोनों का फैसला करवा कर ही जाऊंगी। वो जुज़बुज़ होती काउच पर टिक गई। नज़र उठाकर एक बार भी वलीद की तरफ नहीं देखा था। कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? जी। बुआ बेगम के पूछने पर वो सर उठाकर देखने लगी। नो ब्याहता दुल्हनें क्या ऐसे कपड़े पहना करती हैं? ये घिसे पिटे पुराने कपड़े और सोनी कलाइयाँ। कान ना खाली मियाँ, क्या तुमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि तुम्हारी घरवाली के लिए कपड़े लत्ते आसमान से गिरेंगे या घर की किसी क्यारी में उगेंगे? वो बैक वक्त दोनों से मुखातिब हुई। वलीद ने चौंक कर शहज़ीन की तरफ देखा। हल्के पीले और नीले प्रिंट के लॉन के सूट में वो वाकई कुछ दर्द दिखाई दे रही थी। मीठे मीठे से प्रिंट वाला सूट देखने में ही पुराना लग रहा था। इसने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। बोधी सी दलील पेश की गई। शाबाश, ये भी खूब कही तुमने। इसने कहा नहीं, मगर तुम तो आंखें रखते हो। बुआ बेगम वाकई जलाल में थी। इसी लम्हे मोबाइल की भी वलीद के लिए गैबी मदद साबित हुई। स्क्रीन पर सबा का नाम जगमगा रहा था। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ उठकर बाहर निकल गया। बुआ बेगम काफ़ी देर शहज़ीन को ऊंच नीच समझाती रही। वो चुपचाप सुनती रही कि बुआ बेगम के सामने बोलने की वो जुर्रत न रखती थी। और वलीद, वो तो शायद कभी मेरा था ही नहीं। वो तो डॉक्टर सबा को पसंद करते हैं। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। शाम को वलीद घर आया तो खाली हाथ नहीं था। ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, रूखे पीके अंदाज में कहते हुए चंद शॉपिंग बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए। ये देखे बिना कि वो लेना भी चाहती है या नहीं। वो आगे बढ़ गया। शहज़ीन ने चुपचाप वो लिफाफे वार्डरोब के आखिरी कोने में डाल दिए। जब दिलों में गुंजाइश न हो तो ये मादी अशिया कोई अहमियत नहीं रखती। वलीद किसी सेमिनार में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गया था। उसे गए दूसरा दिन था जब अचानक सबा घर चली आई। सबा गायनेकोलॉजिस्ट थी, जबकि वलीद जिस सेमिनार में शिरकत करने गया था वो प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक था, इसलिए सबा नहीं गई थी। बुआ बेगम ने सर से पैर तक उसे झांकती निगाहों से देखा, जबकि शहज़ीन कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। वो जानती थी कि सबा उसके और वलीद के रिश्ते से बेखबर है और अब बुआ बेगम को खामोश करवाना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। सबा जानती थी कि वलीद घर पर नहीं और वह इसी मौके से फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब से शहज़ीन को देखा था तब से वो बेकल सी थी। इस कदर हसीन लड़की का वलीद के साथ तन्हा रहने का क्या जवाब था भला? तुम भी डॉक्टर हो? बुआ बेगम ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। शहज़ीन चाय बनाने की गर्ज से किचन में चली गई। जी, शादीशुदा हो? जी नहीं। हाँ, खैर लगती भी नहीं हो। वलीद तो इस्लामाबाद गया हुआ है। बुआ बेगम के अंदाज पर वो शर्मिंदा हो गई। जी मैं जानती हूँ। वो भी बुआ बेगम की बारहूब शख्सियत से मरूब हो गई थी। मैं मिलने आई थी। किससे? शहज़ीन का नाम तो वो जानती नहीं थी। अब दिल में खफत महसूस कर रही थी। चाय? शहज़ीन चाय की ट्रॉली की सीटती चली गई तो बुआ बेगम का सवाल वही रह गया। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना, तुमसे मिलने आई है बच्ची। बुआ बेगम भी क़यामत की नज़र रखती थी। शहज़ीन का गुरेज और सबा की निगाहों की उलझन उन्हें बहुत कुछ समझा गई थी। शहज़ीन मरता क्या ना करता के मुस्ताक वहाँ बैठ गई। सबा चाय घून हलक में उतारते हुए शहज़ीन को देख रही थी। बेटी, तुम भी अब शादी कर डालो। अरे यही तो उम्र होती है शादी की। डॉक्टरी की पढ़ाई में यूं भी रंग रूप बिगड़ कर रह जाता है, लेकिन माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जी, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। वो धीरे से मुस्कुराई। आप वलीद की जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया।
बुआ हूँ मैं उस नालायक की। वो अभी भी उससे खफा थी। ऊपर से ये डॉक्टर सबा का चक्कर उनकी समझ में आ रहा था। और आप तो शायद वलीद की उसने बताया था कि आप उसकी भाभी की भांजी हैं। वो असल बात की तरफ आई। शहजीद ने बेख्तियार बुआ बेगम की तरफ देखा। जी हाँ, फंसी फंसी सी आवाज़ हलक से निकली थी। जाने ये आजकल के लड़कों को खुद को शादीशुदा कहते हुए शर्म क्यों आती है। वही हुआ था जिसका डर था। क्या क्या मतलब? सबा को चाय का घूंट हलक में फंसता महसूस हुआ। तुम्हें नहीं बताया उसने? अरे ये बीवी है उसकी। और सबा को यूं लगा हफ्ता आसमान उसके सर पर आन पड़े हों। उसने एक बेयकीन निगाह शहजीन पर डाली जो सर झुकाए यूं बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैं चलती हूँ अब। उससे मजीद बैठना दुश्वार हो गया। आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। वलीद उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। भर भर जलते दिल को संभालती वो वहां से निकलती चली गई। शहजीन को एक अनजाने से खौफ ने घेर लिया। जब वलीद को इस सारी बात का इल्म होगा तो क्या होगा? बस यही सोच कर उसकी रूह फना होती जा रही थी। दूसरी सुबह और भी हैरत अंगेज थी। वो आ गया था जिसकी वजह से शहजीन की आज ये हालत थी। बुआ बेगम सो रही थी। वो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। उसे देखकर पानी का पाइप हाथ से छूट गया। कैसी हो? लहजे से ही बरसों की थकन आया थी। क्या पहचाना नहीं मुझे? शगुफ्तगी से कहते हुए उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो जैसे होश में आ गई। बीते 4-5 बरसों में वो काफ़ी बदल गया था, मगर फिर भी शहजीन ने उसे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाया। तुम्हें मैं भूल सकती हूँ? बोला। आम सा लहजा और सर से अल्फाज। मैं जानता था। उसके लहजे पर गौर किए बगैर ही वो उसके लफ्ज़ों से अपनी मर्जी का मतलब अखज़ करके खुश हो गया। शहजीन चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई। हैरत की बात थी वो पुरसुकून थी। हालांकि कितना सोचती थी जिंदगी में कभी हारिस अहमद से सामना हुआ। खूब चहेगी, चिल्लाएगी, उसका गिरबान पकड़ कर पूछेगी आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो खामोश थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बुआ बेगम ने तो उससे सीधे मुंह बात भी ना की थी। वो खुद ही ज़बरदस्ती दोनों से मुखातिब था, खुद ही हंस बोल रहा था। रात के खाने पर भी बिना बुलाए ही टेबल पर आकर बैठ गया। आहा, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। शहजीन ने कोई तवज्जो न दी। तभी वलीद अहमद ने अंदर कदम रखा था। उसकी आमद बेवक्त हुआ करती थी, इसलिए हर वक्त गेट की एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास रहा करती थी। हारिस को देखकर उसके कदम रुक गए। कैसे हैं चाचू? वो खुद ही गर्मजोशी से कहता हुआ वलीद की तरफ लपका। तुम कैसे हो? वलीद ने सिर्फ हाथ मिलाने पर इत्तफाक किया। वो जो गले लगना चाहता था एकदम रुक गया। वलीद की निगाहों में सतासुर था। ठीक हूँ, मैं थका हुआ हूँ, सुबह बात होगी। एक्सक्यूज़ मी। हारिस को शर्त छोड़कर वो अपने कमरे में चला गया। जाओ बेटी, इसे खाने पानी का पूछो, बुआ बेगम ने कहा, मगर वो जानती थी वलीद अब सुबह ही अपने कमरे से बाहर निकलेगा। मगर बुआ के कहने पर नाचार उसे जाना पड़ा। हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। खाना लगा दूँ? नहीं, सिर्फ एक कप कॉफ़ी। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या बात है, तुम बहुत संजीदा हो गई हो। वो काफ़ी पहन रही थी जब हारिस ने किचन में कदम रखा। शायद, मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हें शायद मेरे आने की खुशी नहीं हुई। वो जांचती निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आपके आने जाने से मेरी खुशी का भला क्या ताल्लुक? काफ़ी मग में डालते हुए मसरूफ से अंदाज में गोया हुई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं अब आ गया हूँ ना, हमेशा के लिए तुम्हारे सब गिले दूर कर दूंगा। शहजीन के बेगाने से अंदाज पर वो गोया तरफ उठा था। मैं भला कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली? काफ़ी का मग उठाकर बाहर निकलने लगी तो वो राह में आ गया। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दे। अगर ना छोड़ूँ तो? अंदाज जुबानी था। शहजीन ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली। उसी लम्हे हारिस की पुष्ट पर वलीद का चेहरा नमूदार हुआ। एक कप कॉफ़ी बनाने में इतनी देर तो नहीं लगती, मगर यहाँ तो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा गया। हारिस फौरन पलटा था। शहजीन ने बुखलाकर काफ़ी का मग वलीद की तरफ बढ़ाया और वहाँ से निकलती चली गई। तुम सुनाओ, अचानक कैसे आ गई? वह हारिस की तरफ मतवज्जा हुआ। चेहरे पर नाकाबिल फहम तासुरात थे। वापस तो मुझे यहीं आना था। लहजा यासियत से पूर था। वो दोनों लाउंज में रखे सोफों पर बैठ चुके थे। और तुम्हारी बीवी? वलीद ने काफ़ी का बड़ा सा सिप लेते हुए गहरी निगाह उसके धुआं चेहरे पर डाली। बीवी नहीं, गलती कहें, फाश गलती, जिसकी खातिर मैंने माँ की नाराज़गी मोड़ ली। मगर वो खैर छोड़े। मगरब की औरत में बेवफा होती तो फिर क्या फ़र्क रह जाता वहाँ की और यहाँ की औरत में। आप सुनाए, डॉक्टरी कहाँ तक पहुँची? वो बात पलट गया। ठीक चल रही है। मेरा ख्याल है अब आराम करना चाहिए, बाकी बातें सुबह होंगी। काफ़ी ख़त्म करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अंदाज कुछ पुरसोचता था, या शायद हारिस को ऐसा महसूस हुआ था। हारिस की आंख सुबह खासी देर से खुली। सूरज की किरणें छन छन कर खिड़की से अंदर आ रही थी। दिन के 11 बज रहे थे। नाश्ता मिलेगा? किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करती शहजीन से पूछा। ब्रेड फ्रिज में रखी है, जैम भी है और मक्खन भी, चाहे तो अंडा फ्राई कर ले। मसरूफ से अंदाज में वो बिलवास्ता इनकार कर दिया। हारिस चुपचाप फ्रिज में से ब्रेड और मक्खन निकाल कर वहीं रखी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शहजीन को शदीद कफ्त हुई, मगर चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। मैं एक बात सोच रहा था। हारिस की बात पर उसने फ़कत एक निगाह गलत उस पर डाली और फिर से मसाला भूनने में मसरूफ़ हो गई। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अंदाज खासा महबूबाना सा था। शहजीन चिढ़ गई। जानती हूँ, टका सा जवाब दिया, जिस पर एक लम्हे को वो कुछ खिसिया सा गया। बहुत होशियार हो गई हो। पता नहीं तंज था या सताइश।
वो समझ नहीं पाई। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो धीरे से बुड़बुड़ाई मगर उसने सुन लिया। ठीक कहती हो, हारिस ने पुरसोच से अंदाज में कहा। शहजीन को उसकी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। चाचू हॉस्पिटल चले गए? यूं ही दरियाफ्त किया। जी हाँ, बुआ बेगम यही रहती हैं। वैसे अच्छा किया चाचू ने कि उन्हें अपने पास रख लिया। अम्मी की वफात के बाद जाहिर है कहाँ तुम उनके साथ तनहा कैसे रह सकती थी? वो खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। मारिया बहुत बुरी औरत थी। अम्मी की वफात का सुना तो फौरन आने को तैयार हो गया, मगर इस जलील औरत ने मुझे आने ही ना दिया। मेरा पासपोर्ट कब्जे में कर लिया। कमीनी घटिया औरत। वो अब मुग़लज़ात बक रहा था। शहज़ीन को उसकी कहानी से कोई सरोकार न था। यकीन मानो शहज़ीन, मारिया से शादी करके मुझे एहसास हुआ मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। वो मेरी बेवकूफ़ी थी। हालांकि मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारे बगैर कितना तड़पता हूँ मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लौट आया हूँ। बस अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। शहज़ीन ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली और किचन से बाहर निकल गई। क्या समझता है खुद को? मैं कोई खिलौना हूँ? जब चाह फेंक दिया, जब चाह उठा लिया। इतना सच्चा समझ रखा है मुझे। सब्जी बनाते हुए उसके हाथों के साथ साथ जहन भी तेज तेज चल रहा था। हारिस की बात पर उसे शदीद गुस्सा आया था, मगर जब्त कर गई। दोपहर को वलीद अचानक घर आ गया। हारिस बाहर गया हुआ था। बुआ बेगम जोहर की नमाज पढ़ने के बाद कलूला फरमा रही थी। क्या बकवास की है तुमने सबा के साथ? बिला तमहीद वो शहज़ीन के सर पर खरा चिल्ला रहा था। मैंने? एक लम्हे को तो वो समझ ही नहीं पाई। तो और क्या मैंने? दांत चबा चबा कर बोला। अंदाज से लग रहा था कच्चा चबा जाएगा। क्या ज़रूरत थी ढिंढोरा पीटने की? मैं नहीं मानता इस कागजी तल्लुक को। तुम न जाने किन खुश फहमियों में घिरी हो। कान खोल कर सुन लो, मेरे लिए ये ताल्लुक नाकाबिले कबूल है और रहेगा। वो जिस तरह आंधी तूफान बनकर आया था उसी तरह वापस चला गया, कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर। लफ्ज़ों की संगबारी करता हुआ शहज़ीन का दिमाग माफ हो रहा था। और सब ने मुझे ही मश्क सितम क्यों बना रखा है? जिसका जो जी चाहता है कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं किस पर निकालूं ये गुस्सा? आखिर मेरे ही मुकद्दर में ये कठिनाइयाँ क्यों लिखी गई हैं? बुआ बेगम की गोद में सर रख के वो मुसलसल रो रही थी। वो सब कहना चाहती थी मगर जुबान पर कुफर पड़े थे। बच्ची बताओ तो सही हुआ क्या है? हारिस ने कुछ कहा है? वलीद की तरफ उनका जहन गया ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त घर आता ही नहीं था। यूं ही दिल भर आया था। रोने के बाद कुछ जी हल्का हुआ तो आंसू पोंछते हुए बुआ बेगम को मुतमिन करना चाहा। वो जाने क्या सोचकर खामोश हो रही। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे अंदाज़ा न था। सबा प्लीज़ तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सबा आज मिलने पर राज़ी हुई थी। तुमने ना सिर्फ मुझे बताए बगैर निकाह कर लिया, बल्कि उसके साथ इतने अरसे से रह भी रही हो। मैं बता चुका हूँ किस मजबूरी के तहत निकाह हुआ था। और ये बात भी वाज़ेह कर दूँ, हम दोनों के दरमियान महज कागजी रिश्ता है और कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। उसे वजाहतें देने से हमेशा चिढ़ रही थी, मगर ये नापसंदीदा काम भी वो कर रहा था। मैं नहीं मानती। छन 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 अंदर कुछ बड़ी ज़ोर से टूटा था। तुम मुझ पर एतबार नहीं है? मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं है? मर्द पर एतबार करना औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मज़ीद किसी बात की गुंजाइश बाकी न रही थी। वलीद का दिल बुरी तरह टूटा था। मोहब्बत और शक कभी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस रिश्ते की बुनियादें एतबार से खाली हों उसका कायम रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख तो है, मगर ये अफसोस भी रहेगा कि तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। धुआं धुआं होते दिल को संभालता वो उठ कर चला गया। अस्पताल की तकमील के आखिरी मराहिल में थी। उसने सबा के हवाले से बहुत कुछ सोच रखा था। वो सबा के साथ मिलकर हॉस्पिटल चलाना चाहता था, मगर सब कुछ मिलिया मीट हो गया। अखबारात वगैरह में स्टाफ के लिए इश्तहार दिए थे। वो पिछले एक हफ्ते से बेहद मसरूफ़ था। सर्जन शहबाज और सर्जन अब्दुल वाहिद ने भी अस्पताल में अपना शेयर डाला था। इन दोनों के साथ मिलकर एक डेढ़ हफ्ता तो स्टाफ की तैनाती में गुजर गया। वो इस अरसे में इतना मसरूफ़ रहा कि घर पर से तवज्जो बिल्कुल हट गई। शहज़ीन से तो उस रोज़ के बाद सामना भी नहीं हुआ था। चाचू मुझे आपसे एक बात करना थी। उस रोज़ वो काफ़ी दिनों बाद जल्दी घर आ गया। हारिस उसके पीछे पीछे कमरे तक आया। कहो। टाई की नाट ढीली करता वो बेड पर बैठ गया। हारिस उसके मुकाबले सोफे पर टिक गया। दरअसल वो कुछ हिचकिचाया। जो कहना है यार ज़रा जल्दी कहो, मुझे कुछ देर बाद वापस भी जाना है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वलीद ने देखा, निगाहें नीचे किए। वो कुछ शर्मिंदा सा नजर आ रहा था। कितने? 5 लाख। वाट, इतनी बड़ी रकम? तुम्हारा ख्याल है नोट दरख्तों पर उगते हैं? मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। बात लौटाने की नहीं है। वैसे तुम इतने पैसों का क्या करोगे? मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे तो आजकल पैसों की अशद ज़रूरत है। हारिस को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना साफ जवाब मिलेगा। शहज़ीन के नाम पर काफ़ी बड़ी रकम बैंक में जमा है। अब तक तो दुगनी हो चुकी ही होगी अगर आप। शट अप हारिस, इस रकम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्यों? उसने तीखे जुतून से घूरा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम मुझसे बात करो जिसकी ये रकम है। टका सा जवाब देकर वो वॉशरूम में घुस गया। हारिस सोच में पड़ गया। अपनी जायदाद तो उसकी कोई बाकी बची न थी। अमेरिका में भी मारिया की दौलत पर ऐश करता रहा। उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी।
ये बात मारिया को पसंद न थी। वो बड़े बाप की बेटी थी। पल भर में ना सिर्फ उससे सारे रिश्ते तोड़ डाले बल्कि फूटी कोरी भी ना दी। सिर्फ इतनी रकम दी उसके पास कि वो टिकट खरीद कर पाकिस्तान वापस आ सके। इस बार शहजीन की जायदाद का लालच उसे पाकिस्तान खींच लाया था। बुआ प्लीज मत जाए ना, वो मन्नत भरे अंदाज में बोली। बुआ के वजूद से दोसराहट का एहसास होता था। वलीद के सामने तो वो वैसे भी नहीं जाती थी, और रहा हारिस तो उसकी तो वो सूरत से भी नफरत करती थी। बुआ बेगम के मियाँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिस पर उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आया था। जाना ज़रूरी है बेटा, पता नहीं अनवर के अब्बा की क्या हालत होगी। तुम जी छोटा ना करो, मैं जल्दी ही आऊँगी दोबारा। शहजीन खामोश होगी कि वाकई उनका जाना नागुज़ीर था। बुआ के जाने के बाद वो खुद को तनहा तनहा महसूस करने लगी। हालांकि वो पहले भी इस तन्हाई की आदी थी, मगर पिछले एक माह से बुआ के वजूद की आदत सी हो गई थी। एक कप चाय मिलेगी? वो लॉन में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब हारिस चला आया। किचन में सब चीज़ें मौजूद हैं, खुद बना ले। मगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीना चाहता हूँ। वो भी एक ढीठ था। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे था, तुम्हें शायद याद नहीं है। एक लम्हे को शहजीन का जी चाहा बता दे उसे कि वो पहले वाली शहजीन नहीं रही। ज़बरदस्ती ही सही, मगर वो अब किसी की मनकूहा थी। मगर लबों पर गोया कुफल पड़े थे। वो पहले ही कह चुका था कि जल्द या बदेर वो कागजी ताल्लुक ख़त्म कर देगा। फिर भला क्या फ़ायदा इस बात को दोहराने का। तभी वलीद अहमद की गाड़ी पहुंच में आकर रुकी थी। शहजीन और हारिस को साथ साथ खड़े बातें करता देख कर जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। तन फन करता वो अंदर की तरफ बढ़ गया, और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। वो जब भी हारिस को शहजीन के आसपास देखता उसके तन बदन में आग लग जाती। मगर वो फिलहाल कुछ भी कहने की पोजीशन में न था। शहजीन की लातल्लुकी पर भी वो चिढ़ने लगा था। वो पहले की तरह उससे खाने का नहीं पूछती थी। चाय काफ़ी वो कहता तो बना कर दे देती, या कभी मुलाजमा से कह देती। लाशूरी तौर पर वो कोशिश करता था कि रात देर तक घर से बाहर न रहे। वो खुद भी अपनी इस कैफियत को समझ न पा रहा था। उस रोज़ उसे आने में काफ़ी देर हो गई। शहजीन अपने कमरे में थी जब दस्तक देकर हारिस अंदर चला आया। आप इस वक्त? वो दुपट्टा ठीक करते हुए नागवारी से गोया हुई। तुमसे मिलने या बात करने के लिए वक्त की क्या कैद? वो ढटाई से कहता सोफे पर टिक गया। जो भी बात करनी है सुबह कीजिएगा, मुझे नींद आ रही है। उसे अपने कमरे में हारिस की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, वो भी इस वक्त जब वो घर पर तन्हा थी। तुम भी कभी ठीक से मेरी बात सुनती ही नहीं हो, वो मुंह बनाकर बोला। शहजीन, ऐसा कब तक चलेगा? एक माह से ऊपर हो गया है मुझे आए हुए, मगर तुम हो के सीधे मुंह बात करना भी गवारा नहीं। आप आखिर चाहते कहाँ हैं? वो जिच हो गई थी उसकी बिला वजह की तकरार से। शहजीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। हाँ शहजीन, मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हम फिर से एक हो जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा सा खूबसूरत घर होगा, गाड़ी होगी, हम मिलकर। बहुत हो गया, उसने चिल्लाकर उसकी बात कता की। तुम मर्दों ने औरत को समझ क्या रखा है? कोई खिलौना, चाबी से चलने वाली गुड़िया, कठपुतली नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी उंगलियों पर नाचूं। एहसासात और जज्बात से यारी समझ रखा है मुझे। वो फटफड़ी थी। देखो शहजी, बात समझने की कोशिश करो। हम हारिस ने उसका हाथ थामना चाहा। डोंट टच मी। उसने तेजी से उसका हाथ झटका और कमरे से निकलती चली गई। दरवाजे पर खड़े वलीद से टकराते टकराती बची थी। वो जाने कब आया था। आंसू भरी आंखें एक लम्हे को उसकी सर्द और सुर्ख निगाहों से मिली, और फिर वो साइड से निकलती चली गई। उस रात वो देर तक जागता रहा था। पता नहीं क्या बात थी जो उसे एक पल को चैन नहीं लेने दे रही थी। करवटें बदल बदल कर वो थक गया तो उठकर बैठ गया। शाम को घर वापस आया तो अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बेख्तियार उसके कदम शहजीन के कमरे की तरफ बढ़ गए। तुम आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? शहजीन की आवाज़ समातों से टकराई तो वो दरवाजे पर ही रुक गया। फिर जिस तरह वो शिकवकना नज़रों से उसे देखती बाहर निकली थी, वो चाहते हुए भी ये सब नज़रअंदाज न कर पा रहा था। बेटा, अब वो तुम्हारी इज्जत है, बीवी है तुम्हारी, घर में तनहा नहीं होगी। तुम कोशिश करना जल्दी घर आ जाया करो। जाते समय बुआ बेगम ने उससे कहा था, जिस पर उसने सर झटक दिया। मगर अब उसकी समझ में आ रहा था बुआ बेगम ने ऐसा क्यों कहा था। वो कुछ देर यूं ही साकत बैठा रहा, फिर उठकर बाहर निकल आया। किचन की तरफ बढ़ते हुए उसकी नज़र बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे वजूद पर पड़ी। घुटनों में सर्दी है, वो शायद रो रही थी, जिसकी वजह से उसका बदन धीरे धीरे लरस रहा था। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। ज़रा सा और आगे आने पर सुनाई देने लगा कि वो क्या बुड़बुड़ा रही है। अल्लाह मियाँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले अम्मी बाबा को मुझसे छीन लिया, फिर खालू को, और अब खाला को भी। काश मैं अम्मी बाबा के साथ ही मर गई होती। मेरी वजह से इतने लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। मैं क्या करूं? अल्लाह मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। उसके अल्फाज वलीद अहमद के दिलो दिमाग पर कोड़े बरसाने लगे थे। उल्टे कदमों वापस पलट गया। आज पहली बार उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो रहा था। जब मैं मर्द होकर कुछ नहीं कर सका तो वो कमज़ोर और बेबस लड़की क्या कर सकती थी? शायद तकदीर ने हमारा साथ लिखा था, मगर इस दिल का क्या करूं जिसमें एक फांसी चुभी है कि वो मुझसे पहले किसी के साथ मंसूब रही है, हर पल उसको सोचती रही है। इधर उधर टहलते हुए उसका जहन मुतफरिक सोचों की इमाज का बना हुआ था। मर्द चाहे जैसा भी हो, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, तहजीब याफ्ता हो या जाहिल, नेक सीरत हो या बदसीरत, औरत के मामले में सबकी सोच एक नुक्ते
और नुक्ता नज़र एक ही होता है। अनछुई पाकीज़ा बाहिया औरत ही उनकी नज़रों में झरती है। खुद चाहे वो जो मर्जी करता फिरे, मगर ये भी गवारा नहीं करता कि उसकी औरत की सोचों में भी उसके अलावा किसी दूसरे मर्द का गुजर हो। इस समय वलीद अहमद भी मर्द बनकर सोच रहा था, एक आम मर्द जो अपनी मनकोहा को अपनाने में सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा था कि उससे पहले वो किसी से मंसूब रही थी। शर्म करो वलीद अहमद, कितनी घटिया और खुदगर्ज सोच है तुम्हारी, कोई उसके अंदर से चिल्लाया। वो लड़की जो तुम्हारी मनकोहा है, तुम उसको अपनाने में फ़कत इसलिए हिचकिचा रही हो कि वो मंगनीशुदा थी। अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, क्या तुम किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहे? तुम तो सबा के साथ होटलिंग करते थे, घंटों बैठ कर बातें किया करते थे, उसका क्या है कोई जवाब तुम्हारे पास? एक लड़की जिसकी मंगनी बड़ों की रजामंदी से हुई और फिर जिन वजूहात की बिना पर टूटी, वो तुम्हारे सामने है। इस लड़की का किरदार आईने की तरह शफाफ है और तुम्हारे सामने है। फिर यही हिचकिचाहट, चैमानी दारद, उसके ज़मीन ने उसे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। आज दोपहर का खाना मैं घर पर ही खाऊंगा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने कहा था। शहज़ीन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो ऑमलेट की प्लेट रख कर किचन से बाहर जाने लगी जब वलीद ने उसे पुकार लिया। तुम्हें नाश्ता नहीं करना? इस बार शहज़ीन के चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उभरे। ऐसे जुमले तो वो खाला से के मुंह से सुना करती थी। हारिस भी कुछ चुकन्ना हो गया था जब से वो यहाँ आया था। कभी वलीद को इस तरह शहज़ीन से मुखातिब होते नहीं देखा था। भूख नहीं है? वो तेज़ी से किचन से बाहर चलेगी। शहज़ीन, शहज़ीन, वलीद के पुकारने पर वो वहाँ आई थी। आज तो कदम कदम पर हैरान होने का दिन था। वो नाश्ते से फारिग हो चुका था। हारिस ने अखबार की ओर से हैरत भरी निगाह वलीद पर डाली। जी देखना ज़रा, मैं अपना वॉलेट शायद रूम में ही भूल आया हूँ। ये आज उन्हें क्या हुआ है? शहज़ीन ने कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए सोचा। जाओ भाई, देख क्या रही हो? मुझे देर हो रही है। अंदर अंदाज घुरकने वाला था। मैं ले आता हूँ, तुम ठहरो शहज़ी। हारिस ने इतनी बेतकल्फ़ी हजम नहीं हो पा रही थी। तुम बैठो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। हारिस को बैठने का इशारा करता वो खुद भी सोफे पर टिक गया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? शहज़ीन तेज़ी से पलट गई। तुमने आगे का क्या सोचा है? सर सी निगाहें हारिस पर टिकी हुई थी। वो महज पहलू बदल कर रह गया। मेरा मतलब है, कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? वापसी का तो मेरा ख्याल है तुम्हारा अब कोई इरादा नहीं है। टांग पर टांग जमाए वो गहरी निगाहों से हारिस के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहेगा। मैं अपना बिजनेस करूंगा। अच्छा तो लतीफ़ा है, तुम शायद जानते नहीं कि कोई भी कारोबार करने के लिए सरमाया दरकार होता है। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा था। हारिस को इस समय वलीद अहमद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लहजा बेहंगम था, ना आवाज़ बुलंद, मगर आवाज़ का कटीलापन चुभ रहा था। तुम कोई जॉब क्यों नहीं तलाश करते? वैसे डिग्री तो है ना तुम्हारे पास? मशवरा देने के बाद उसने यूं पूछा गोया उसे शक हो कि वो बिना डिग्री के ही लौट आया है। वो ये शायद माँ की दुआएं ही थी जो वो कम अज़ कम तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो गया था। हालांकि उसने माँ को नाराज़ कर दिया था, जिस पर वो वाकई बेहद नादिम था। माँ की कब्र पर जाकर रो रो कर माफ़ी मांगी थी। आपको मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वलीद का अंदाज उसे चुभ रहा था। इस वक्त तुम मेरे घर पर मौजूद हो। तुम्हारी 2 वक्त की रोटी मुझ पर भारी नहीं है, मगर कब तक यूँ दूसरों के सहारे पड़े रहोगे? हारिस के अंदाज पर वलीद को गुस्सा आ गया था। चेहरे पर पथरीले से तासुरात उभर आए। बेहतर होगा कि तुम कोई हतमी फैसला कर लो। वोट खड़ा हुआ। शहज़ीन काफ़ी देर से पीछे खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मेरा कमरा मीलों के फासले पर है, जो एक वॉलेट लाने में इतनी देर। शहज़ीन के हाथ से वॉलेट लेते हुए वो खामख्वाह ही बिगड़ने लगा। वो ऐसा ही था, पल में शोला पल में शबनम। ये और बात थी कि शहज़ीन के हिस्से में अक्सर शोले ही आते थे। खामख्वाह दूसरों पर ड्रॉप डालने का शौक है इन्हें। वलीद के जाने के बाद मेज़ को ठोकर मारते हुए वो गोया हुआ। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इनका कोई काम करने की। नौकरानी नहीं हो तुम उनकी। बस बहुत हो गया शाजी, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे, छोड़ देंगे ये घर। तुम्हारे नाम जो बैंक में रकम है, फ़िलहाल हम वो इस्तेमाल करेंगे। मैं कारोबार करूंगा और फिर मुनाफे के साथ वो रकम तुम्हारे अकाउंट में दोबारा जमा करवा दूंगा। वो खुद ही मंसूबे बना रहा था। ओह, तो ये वजह थी मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाने की। उसने एक नज़र हारिस के चेहरे पर डाली। वो कहना चाहती थी मगर कहा नहीं और पलट गई। आ जाएंगे डॉक्टर साहब तो बता दूंगा कि मैं और शहज़ीन शादी कर रही हैं। वो दिल ही दिल में मंसूबे बना रहा था। जब मैं कह कर गया था कि दोपहर का खाना घर पर खाऊंगा, तो फिर खाना क्यों नहीं बनाया? वलीद के चिल्लाने पर हारिस भी अपने कमरे से निकल आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर झुकाए वो फ़कत इतना ही कह गई। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह तक तो भरी चंगी थी। चाचू जब वो कह रही है कि हारिस ने बोलना चाहा तो वो उसे टोक गया। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूँ बीच में? नौकरानी नहीं है वो आपकी। हारिस को भी गुस्सा आ गया। घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। आपको शहज़ी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। जस्ट शट अप। अपने हुकूक फ़राइज़ मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। तेवरिया चढ़ाए वो टका सा जवाब देकर दोबारा शहज़ीन की तरफ पलटा। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? ज़रा मैं भी तो देखूँ। उसने शहज़ीन की कलाई थामी तो वो बिदक गई। ये क्या बेहूदगी है? हारिस लपक कर आया था। तुम बीच में मत बोलो। क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा? मैं बोलूँगा, क्योंकि ये शहज़ीन का मामला है और वो मेरी मिस्टर हारिस अहमद, ये हम मियाँ बीवी का मामला है। वलीद ने सूरत से हारिस की बात कथा की। जहाँ हारिस उसकी बात पर यकलक साकित हुआ, वहाँ शहज़ीन के लिए भी ये मकाम हैरत था। इतने अरसे में पहली बार उसने वलीद अहमद के मुँह से अपने लिए लफ्ज़ बीवी सुना था। क्या मतलब?
चंद लम्हों बाद हारिस बोलने के काबिल हुआ। तुम शायद किसी गलत फहमी का शिकार थे। क्यों शहज़ैन, क्या तुमने भतीजे हजूर को नहीं बताया कि 11 माह कबल हमारा निकाह हुआ था? उसने जिस मकसद के लिए ये ड्रामा किया था वो पूरा हो गया था। हारिस की गलत फहमी बल्कि खुशफहमी वो इस तरह अचानक शौक देकर दूर करना चाहता था। हारिस की बातों से वो जान चुका था कि वो बेखबर था। शहज़ीन ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। हारिस उल्टे कदमों पलट गया। शहज़ीन ने डबडबाई आंखों से वलीद की तरफ देखा और पलट कर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब पता नहीं कौन सी नई चाल चलने लगे हो। वलीद अहमद जिस रिश्ते को कबूल करने से इनकारी थे, अचानक 11 माह बाद तुम्हें कैसे याद आ गया? बिस्तर पर लेट कर गहरे सांस लेते हुए वो सोच रही थी। वलीद ने मुलाजमत से कहकर काफ़ी बनवाई। फिलहाल वो शहज़ीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिस तरह उसकी निगाहों में हैरत उभरी थी वो जानता था फिल वक्त वो उलझन में होगी। काफ़ी पीकर वो वापस चला गया। शाम 7 बजे के करीब वो घर आया तो उसकी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। मौसी चली गई? चौकीदार से दरियाफ्त किया। चंद दिनों कबल ही उसने चौकीदार रखा था। मुलाजमा तो शाम 4 बजे चली जाया करती थी। जी साहब। हारिस घर पर है? नहीं साहब, वो तो काफ़ी देर से बाहर गया है। हंकारा भरता वो आगे बढ़ गया। अपने कमरे में जाने की बजाय उसके कदम शहज़ीन के कमरे की तरफ भड़के। 2 बार दस्तक देने पर भी दरवाज़ा न खुला तो वो लाख घुमाता अंदर दाखिल हुआ। कमरा दबीज तारीकी में डूबा हुआ था। अंदाजे से स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई। रोशनी पर शहज़ीन कसमसाई थी मगर आंखें बददस्तूर बंद थी। वलीद ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो यूं लगा गोया जलते हुए तवे को छू लिया हो। वो बुखार में फनक रही थी। शहज़ीन, शहज़ीन, उसके गाल को थपकते हुए पुकारा तो वो मुश्किल आंखें खोल पाई। पानी, सूखे लबों पर ज़बान फेरते हुए कहा। वलीद ने पानी का गिलास भरकर उसे सहारा देकर उठाया। खुद उसके करीब ही बेड पर बैठ चुका था। बायां बाएं उसके शाने के लेपेटे, दाएं हाथ से पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो जाने कब से प्यासी थी, चंद सांसों में ही पानी का गिलास ख़त्म कर गई। और पीना है? वलीद के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। बुखार काफ़ी तेज़ था जिसकी वजह से वो नींद बेहोश थी। वलीद ने उसे लेटा दिया और ख़ुद अपना मेडिकल बॉक्स उठाने चला गया। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, इंजेक्शन दिया, तब कहीं जाकर उसका बुखार कम हुआ। वो किचन कैबिनेट में से कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट निकाल रहा था जब हारिस ने अंदर कदम रखा। रात के 10 बज रहे थे। तुम कहाँ थे अब तक? आवारागर्दी कर रहा था, वो चिढ़कर बोला। मैं घर में नहीं था तो कम से कम तुम ही ख्याल कर लेते। गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हुए कहा। मैं समझा नहीं। शहज़ीन बुरी तरह बुखार में तप रही है। घर में सिर्फ चौकीदार था, तुम उसे यूं तनहा छोड़कर बाहर निकल गए। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। वो आपकी बीवी है, मेरी नहीं। हारिस की बात पर वलीद के असाब तन गए। सोच समझ कर बात करो, तलखी से कहता वो किचन से बाहर निकल गया। मुझे भूख नहीं है, वो नूरूठेपन से कहती करवट बदल गई। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, चलो उठो। बसूरत देकर तुम जानती हो, मैं खिलाना भी जानता हूँ। धमकी कारगर साबित हुई। वो खफा सी बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। इनकार करने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना, ज़बरदस्ती खिलाना भी और लफ्ज़ों की मार भी मारना। गुड गर्ल, तुम ये खाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। प्याला उसे थमा कर वो बाहर निकल गया। जब से अस्पताल से आया था लिबास नहीं बदला था। अब ज़रा शहज़ीन की हालत संभली तो उसे कपड़े बदलने का ख्याल आया। वैसे भी वो काफ़ी थक चुका था। शहज़ीन तो गोया हैरत के झटकों की जद में थी। अभी एक झटके से संभल भी ना पाती कि दूसरा लग जाता। वलीद अहमद, और ये इल्तफ़ात, ओह तो गोया ये पेशबंदी है, ज़बरदस्ती ही सही, आखिर मनकूहा तो हूँ ना उनकी। डॉक्टर सबा से दूसरी शादी करने के लिए रस्मी तौर पर ही सही, मगर इजाज़तनामे पर मेरे दस्तखत दरकार होंगे। मगर वो तो वैसे भी मुझसे करवा सकते हैं, फिर खुद पर इतना जबर करके मेरी तीमारदारी क्यों कर रही हैं? वो उल्टी सीधी सोचों में गलता थी। कुछ देर बाद वो आया तो हल्के बादामी रंग के आरामदेह शलवार कमीज़ में मलबूस था। गीले बालों से लग रहा था वो शावर लेकर आया है। उसके कदम रखते ही दिल फरेब से खुशबू फैल गई। शहज़ीन ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों आज वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने घबरा कर खुद को सरजनिश की थी। अरे वाह, तुमने तो पूरा प्याला ख़त्म कर लिया। यूं ही नखरा कर रही थी कि भूख नहीं है। शगुफ्तगी से कहता वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आप जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ अब। वो फ़कत इतना ही कह पाई। अच्छा, मैं भी तो देखूँ। अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था, या शायद शहज़ीन को ऐसा महसूस हुआ। वलीद ने उसकी कलाई थामी तो शहज़ीन ने हाथ खींच लिया। जहन में रहे कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। कलाई को गिरफ्त में लेता वो जिता गया था। बुखार तो अभी भी है, मेरा ख्याल है अब तुम आराम करो। वो उठ खड़ा हुआ। कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं अपने रूम में हूँ। चंद लम्हे पहले की शगुफ्तगी मादूम हो गई थी। उसके जाने के बाद शहज़ीन ने अपनी दाई कलाई को एक बार गौर से देखा। एक अनोखा सा जलता हुआ लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। उसने आंखें मूंद दी। बाई आंख के कोने से एक मोती टूटकर बालों में कहीं गुम हो गया। मुझे जॉब मिल गई है, कल सुबह मैं कराची जा रहा हूँ। हारिस की इतला पर वलीद ने अखबार पढ़ते पढ़ते सर उठाकर देखा। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। नज़रें फिर से अखबार पर जमा दी। आज संडे था और वलीद घर पर ही था। आई एम सॉरी चाचू, वलीद ने अचानक चौंक कर नज़रों के सामने से हटाया। वलीद ने चौंक कर अखबार नज़रों के सामने से हटाया। वो शर्मिंदा सा उसके सामने खड़ा था। फॉरवर्ड, मैंने हमेशा आपसे बदतमीजी की। दौलत की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार भी ना कर सका। वो मुझसे नाराज़ थी ना।
वो मर्द होकर रो रहा था। वलीद लाख अखर और बदतमीज से ही मगर हारिस से मोहब्बत करता था। मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहे हो। वलीद ने उठकर उसे गले से लगा लिया। अपनी की सज़ा भुगत चुका था, लेकिन बल्कि भुगत रहा था कि माँ की नाराज़गी की फांस दिल में चुभी थी। मुझे तो मरकर भी चैन नहीं मिलेगा चाचू, क्योंकि मेरी माँ मुझसे नाराज़ ही इस दुनिया से चली गई। ऐसा मत कहो यार, वो माँ थी तुम्हारी, जानते हो। आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान वापस लौट आए तो समझना कि उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। सिर्फ एक माँ ही इतनी अजीम हो सकती है। वलीद के अल्फाज हारिस के सुलगते दिल पर फुहार बनकर बरस रहे थे। चाचू, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने शहज़ीन के लिए इस तरह सोचा। मैं नहीं जानता था कि वो और आप। नज़र झुकाए वो बेहद नादिम दिखाई दे रहा था। लीव इट यार, हो जाती है गलतफहमी। धीरे से उसका शाना थपथपाया। अच्छा, तुम अपनी पैकिंग करो, मैं ज़रा तुम्हारी चाची को देख लूँ। बुखार तो कब का उतर चुका, जाने क्यों 2 दिन से कमरा नशीन होकर रह गई हैं। मकसद सिर्फ माहौल पर चाय कसाफत को कम करना था। हारिस पैकिंग करने चल दिया। ये जॉब उसे एक दोस्त के तवसत से मिली थी। उसके ताया अपने ऑफिस की एक ब्रांच कराची में खोल रहे थे, जिसके लिए उन्हें मैनेजर की ज़रूरत थी। हारिस के पास सिफारिश भी थी और गैर मुल्की डिग्री भी, इसलिए जॉब बआसानी मिल गई। ये क्या हो रहा है? बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ था, मगर अंदर का माहौल देखकर भौंच कर रह गया। वो वार्डरोब में से कपड़े निकाल कर सूटकेस में रख रही थी। अपना सामान पैक कर रही हूँ। पहले की निस्बत उसका अंदाज कुछ बेखौफ सा था। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, मगर क्यों? वलीद ऐन उसके पीछे आकरा हुआ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वट, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अजली अखर पर ऊद कर आया। इधर देखो मेरी तरफ। बाजू थाम कर झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आवाज़ भर आ गई, मगर आंसुओं को छिलकने ना दिया। मर्जी की बच्ची, शोहर होता हूँ मैं आपका। अंदाज कुछ तंजिया हो गया था। अच्छा, ये नई इतला है मेरे लिए। इस्तेज़ाई अंदाज में कहती वो बिल्कुल मरूब नजर न आ रही थी। रखो वापस ये सामान, कहीं नहीं जा रही तुम। उसने सूटकेस में रखे कपड़े दोनों हाथों से उठाकर बेड पर फेंक दी। आखिर आप चाहते क्या हैं? दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो वहीं बैठकर रोने लगी। खुद ही कहते हैं कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी अजाब बन गई है। मुसीबत बन गई हूँ मैं आपके लिए। मुसल्लत किया गया है मुझे आपके सर पर। मेरी वजह से डॉक्टर साहबा आपसे खफा हो गई। अब मैं जा रही हूँ तो भी आपको एतराज़ है। मुझे भी जीने का हक है या नहीं? वलीद लब भिंचे उसे देखता रहा। और ये 2 दिन से जो आप मेरी तीमारदारी का नाटक रचा रही हैं, इसकी वजह भी मैं जानती हूँ। वलीद ने तीखे चतून से उसे घूरा। अच्छा, ज़रा मैं भी तो सुनूँ, आपकी आखिर कौन मालूमात किस हद तक दुरुस्त है? लाइए वो इजाज़तनामा, मैं दस्तखत कर देती हूँ। सुरहोती नाक और आंखों में वो बेहद मासूम लग रही थी। वलीद ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। कैसा इजाज़तनामा? दूसरी शादी का। और कौन सा? वो खफा सी रुख मोड़ गई। वलीद की निगाहें उसकी पुश्त पर बिखरे सुनहरी माइल ब्राउन सिल्की बालों पर ठहर गईं। शायद नहाने के बाद बाल अभी तक बांधे नहीं थे। ओह, तो आखिर तुम्हें मालूम हो ही गया। चलो अच्छा है, मुझे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। चेहरे पर से जिंदगी तारीख किए वो बोल रहा था। शहज़ीन के दिलों पर मनोबोझ आ गिरा। अच्छा, अब ये तो बता दो, तुम जा कहाँ रही हो? साहिवाल, बुआ बेगम के पास। रूठे से अंदाज में कहती वो दोबारा सूटकेस सेट करने लगी। किसी ने ठीक ही कहा है, अक्सर हसीन लड़कियां अक्ल से पैदल होती हैं। उसने शानों से थाम कर उसे अपने मुकाबिल करते हुए कहा। शहज़ीन ने उलझ कर उसकी तरफ देखा। तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? मैंने खुद अंदाज़ा लगाया था। वो सर झुकाकर बोलती सीधी दिल में उतर गई। बेहतर होता ये उल्टे सीधे अंदाजे लगाने के बजाय तुम शोहर पर तवज्जो देती। शहज़ीन ने उलझ कर उसकी तरफ देखा। आज तो निगाहें भी बदली हुई थी और अंदाज भी। ऐसे मशकूक अंदाज में क्यों देख रही हो? वलीद चाचू आप। ला हौला वला कुव्वत। अब तो चाचू कहना छोड़ दो। वो खासा बदमज़ा हुआ। शहज़ीन शर्मिंदा सी हो गई। वलीद की निगाहों में जो पैगाम था वो पढ़कर खुद ब खुद ही उसकी नज़रें झुक गई। आप डॉक्टर सबा से शादी कर लें। मैं तो यूं भी बुआ बेगम के पास जा रही हूँ, उसने जी करा करके कहा। तो वलीद का दिमाग घूम गया। ज़्यादा देर वो अपनी गुस्सीली की तबीयत पर काबू न रख पाया था। ये क्या तुमने सबा की रट लगा रखी है? अंदाज खासा दुरुस्त था। शहज़ीन वाक़ियतन सहम गई। एक शादी तो पाया तकमील तक पहुँच नहीं पा रही, फरमाती हैं दूसरी शादी कर लूँ। वलीद ने घूर कर उसे देखा। उस आंसू टप टप गिर रहे थे। या वहशत, अब ये रोना किस बात का है? वो जिच हो गया। तुम मिट्टी से नहीं आंसुओं से बनी हो। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम कुछ मत कहो, यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। उसे लेकर वो सामने रखे सोफे पर बैठ गया। ठीक है, मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं था। तुमसे सिर्फ निकाह मजबूरी के तहत किया था और वजह कहीं न कहीं डॉक्टर सबा भी थी। मगर मैं लाख चाहते हुए भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि बहरहाल तुम मेरी बीवी और मेरी इज़्ज़त हो। मैंने कई बार सोचा तुम्हें तलाक दे दूँ और तुम्हारी शादी कहीं और, मगर खुद का तजिया किया तो एहसास हुआ कि मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी इज़्ज़त हो और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी मनकुहा किसी और की बन जाए। रहा सबा का सवाल, तो शायद उसका और मेरा साथ यहीं तक था। एतबार की कसौटी पर बहुत कम लोग पूरे उतर पाते हैं, और वैसे भी जो मेरे मुकद्दर में एक बेवकूफ़ लड़की लिखी जो जा चुकी थी,
کہتے کہتے آخر میں کچھ شوق ہو گیا۔ اس کا لفظ لفظ شہزین کے جلتے بجھتے دل پر فوار بن کر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے ہیں، تم روتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور یہ تم نے بوا بیگم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھینچ کر کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ میں تو شہزین کی رنگت زر پڑ گئی۔ کوئی آدم خور ہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو۔ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو یار، مجھے خواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا۔ شہزین اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا، اب تم یہ سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہزین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کی ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے ہی میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید کی شوخی پر وہ حیا سے سمٹ گئی۔ چہرہ گلنار ہو گیا۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اتنا سریل، خشک مزاج، اکھڑ ڈاکٹر، اور یہ انداز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حصار تنگ کر دیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے تو بڑے زور و شور سے تیاری کر رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا۔ اتنی غربت اس کے اوسان خطا کیے جا رہی تھی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہوگی، اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ لجا کر دور ہو گئی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں کیا؟ یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے، تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ولید کا جاندار قہقہا اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔